हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा था मैं क्योंकि आईटीआर स्टार्ट हो चुकी हैं, इसलिए बिज़ी चल रहा हूँ थोड़ा। बट फिर भी मैं थोड़ा टाइम निकाल के एक आज वीडियो बना रहा हूँ, जो टॉपिक हमारा मेन ही रहेगा कि जैसे अब आईटीआर सीज़न स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? आईटीआर फाइलिंग हो रही है, तो सबसे पहले आईटीआर फाइलिंग से पहले हमें देखो क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि हम जीएसटी रिटर्न फाइल कर चुके हैं, तो अब हमें क्या करना है कि जो भी हम रिटर्न फाइल कर चुके थे, ठीक है? उसका क्या है हमें रिको बनाना है, रिकंसिलिएशन बनाना है। तो इसी के बेस पे एक वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो आप प्रॉपर तरीके से समझना क्योंकि अगर हमारा जीएसटी डाटा में मिस्टेक है तो उससे क्या है हमारी आईटीआर भी हमारी गलत हो सकती है। तो सबसे पहले आप अपना जीएसटी रिको को कन्फर्म कर लें कि हमारा जो जीएसटी रिटर्नें गई हुई हैं, पोर्टल पे अपलोड हो चुकी हैं, जो हम रिटर्न फाइल कर चुके हैं, वो ठीक हुई हैं या नहीं हुई है। तो इसी के लिए हम एक जीएसटी रिकंसिलिएशन बनाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो एक एक्सेल है जीएसटी रिकंसिलिएशन की, जो मैंने बनाई हुई है। मैं उसी के बेस पे ही रिक को बनाता हूँ और जो भी गलतियाँ होती हैं, वो मुझे फाइंड आउट हो जाती है, मतलब उससे मेरे को पता चल जाता है कि क्या गलतियाँ हैं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, देखो। सबसे पहले आप एक ये देखो, मैंने एक शीट बनाई हुई है ये। तो सबसे पहली वाली शीट है इसमें परचेज़ वाली, तो ये अब आपको फिल नहीं करनी है, ये इसको आप स्किप कर दो। सेकंड मैंने ये बनाई हुई है सेल एंड परचेज़ समरी कि हमारी जो टैली में डाटा है, जो टैली में हो, आपका बीजी में हो, किसी में भी हो, एक्स वाई जेड जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो, तो मेरा डाटा टैली में है, तो मैं टैली के अकॉर्डिंग मतलब बुक्स के अकॉर्डिंग इस डाटा को फिल करूँगा और कैसे फिल करूँगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ आप अपनी कंपनी का नाम डाल देना, जिस भी कंपनी का आप बना रहे हो, ठीक है? तो अब एक बार स्टेप बाय स्टेप आप समझना कि ये तो हम डालेंगे इसमें सेल की फिगर, ठीक है? यहाँ हम डालेंगे सेल एज़ पर बुक कि हमारी टोटल सेल मंथ वाइज़ क्या-क्या है, कितना टैक्स है, ठीक है? उस हिसाब से डालेंगे। नीचे वाला जो हमारा ये कॉलम है, इसमें ये हमारे यहाँ पे आएगी परचेज़ की डिटेल कि हमारी परचेज़ में कितना इनपुट है, हमने जो हमारी बुक्स में अवेलेबल है। उसके बाद बी2सी रिको ये उस केस में बनाता हूँ मैं कि जिस केस में मुझे डाउट होता है कि जिसकी बी2सी ज़्यादा है और वहाँ पे कुछ अमेंडमेंट हुई है, तो मैं इस शीट को फिल करता हूँ। जिससे मुझे पता चल जाता है कि हाँ, इसमें क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या अमेंडमेंट क्या करी थी। तो अभी मुझे पता है कि इसकी नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि जिस भी कंपनी का भी मैं डाटा बना रहा हूँ, वो उसका बी2बी ही है और वो इस वाली जो शीट 1 है, ये आप देखो शीट 1 है जो इससे फाइंड आउट हो जाएगी गलतियाँ क्या है। जब भी अगर आपकी बी2सी गलती ना मिले तो आप इस शीट को प्रेफ़र करना फिल करने के लिए, ठीक है? इस शीट से क्या है आपकी बी2सी का रिकन्सिलिएशन प्रॉपर हो जाएगा। और ये जो शीट बनाई हुई है इसमें भी क्या करना है आपको बुक्स के अकॉर्डिंग डालना है। एक तो एज़ पर जीएसटी आर1 कि हमने जो पोर्टल पे जो डाटा अपलोड किया है जीएसटी आर1 में, उसमें क्या डिटेल्स गई हुई हैं। दूसरा हमारी उसी मंथ में बुक्स में क्या डिटेल्स अवेलेबल हैं। ये हमें डालना है आर1 के अकॉर्डिंग, आर1 मतलब सेल्स। तो अब आ जाते हैं आउटपुट समरी में। तो यहाँ पे ये कुछ फिगर्स ऑटो फिल होंगी जैसे ही बुक्स का जो डाटा है ऑटो फिल होके आ जाएगा, जो आगे शीट हम फिल करेंगे। और यहाँ हमें 3B का डाटा फाइल करना है कि 3B का डाटा हमें यहाँ इसमें फिल करना है और यहाँ डिफरेंसेस निकाल के देगा आपको इस शीट में कि हमारी बुक्स में क्या डाटा है और 3B में क्या गया हुआ है। तो जो भी हमारी गलतियाँ वो इससे पता चल जाएगी। R1 का डाटा भी यहाँ शीट 1 में फिल करोगे तो आउटपुट समरी में ऑटोमैटिक कैलकुलेट कर लेगा वो, ठीक है? इसी तरीके से आपको ये 3 कॉलम मैंने बनाए हुए हैं। बुक्स वर्सेस 3B, 3B वर्सेस जीएसटी आर1 एंड बुक्स वर्सेस जीएसटी आर1। तो इससे क्या है मेरे को पता चल जाएगा कि मेरी बुक्स में क्या है और पोर्टल पे क्या है। तो ये चीज़ें मेरे को गलती फाइंड फाइंड आउट हो जाएगी, पता चल जाएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वैसे ये मैं आपको बता दूँ क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि हम रिटर्न तो भर देते हैं, लास्ट में एंड में हमें ये नहीं पता चलता कि हमने क्या डिटेल फिल करी है, ठीक है? तो मैं आपको दिखाता हूँ अब ये इनपुट की समरी है कि भाई हमारा बुक्स में क्या इनपुट अवेलेबल है। तो हमें यहाँ पे वो डिटेल्स डालनी है और ये जो मैंने अलग से जो रो ऐड करी हुई है इसका भी मैं आपको मतलब बताऊँगा मैंने क्यों ऐड की हुई है, ठीक है? ये अभी मैं जब इसको फिल करूँगा तो मैं आपको बता दूँगा। और टैक्स कंपैरिज़न इसको स्किप कर दो, ये आप देख सकते हो कि भाई हमारा टोटल क्या सेल है, कितना हमने पे करा है, तो ये अभी बाद की बातें हैं। इसके लिए भी एक सेपरेट बनाएँगे। फिलहाल हमें ये देखना है कि हमारे जो टैली का डाटा है, पोर्टल के डाटा से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। मेन हमारा यही है।
मेन पॉइंट यही रहेगा कि हमारा जो डाटा है वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा जीएसटी पोर्टल से। तो एक बार जल्दी जल्दी इसको हम फिल करके देखते हैं। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, लाइव फिल करूंगा मेरे को। तो वीडियो थोड़ी लेंथी ही रहेगी क्योंकि मैं ये जो वर्किंग करूंगा लाइव ही वर्किंग करूंगा। तो ये मैंने पोर्टल लॉगिन करा है, जिस भी कंपनी का आपको रिकंसिलेशन करना है उसका आप डाटा ओपन कर लेना पोर्टल पे। और फाइल रिटर्न में जाना है आपको, ठीक है। वही सेम है कि सबसे पहले एक काम करते हैं हम पहले फाइल रिटर्न पे नहीं जाते, हम जीएसटी का डाटा पुटअप नहीं करेंगे, पहले हम करते हैं टैली का डाटा पुटअप। तो हम पहले टैली का डाटा पुटअप कर लेते हैं, जिस भी कंपनी का डाटा है वो आप ओपन कर लो, ठीक है। ये मैंने ओपन कर लिया है। अब इसमें क्या है, आपको एक समरी में आना है। इसमें हमारे पास समरी होती है जीएसटीआर 3B की समरी टैली में। अगर आप टैली जो भी टैली यूज करता है तो उनको ऑलरेडी पता है, और वैसे मैं बता चुका हूँ ये 3B कहाँ से ओपन होती है, ठीक है। डिस्प्ले में जाओगे और उसके बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाओगे और यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट में, यहाँ हमारे पास ये जो जीएसटी के टैब है यहाँ हमारे पास अवेलेबल है। तो हमें क्या है, जीएसटीआर 3B में जाना है। 3B में जाने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं बाहर पीरियड चेंज कर लेता हूँ, इसका फाइनेंशियल ईयर 25-26 कर लेता हूँ, क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर 25-26 का ही रिकंसिलेशन कर रहे हैं। तो हम यहाँ 3B ओपन करते हैं। 3B से क्या है, मेरा दोनों डाटा आ जाएगा यहाँ पे, अप्रैल का, सॉरी, सेल का भी आ जाएगा और परचेज का भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप इसको ऐसे मंथ वाइज सिलेक्ट करते रहना और डिटेल्स फिल्स करते रहना है उसमें, ठीक है। ये मैंने अप्रैल सिलेक्ट करा है। जो भी आप ये देख लेना कि आपकी अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में कोई एंट्री ना हो, उसको पहले आप क्लियर कर लेना। तो अभी जो मेरा डाटा फिल है ये मेरे को पता है कि मेरा डाटा ओके है टैली का, पर मुझे सिर्फ यही देखना है कि जो मेरा पोर्टल पे जो डाटा गया हुआ है वो ठीक गया और नहीं गया हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसकी डिटेल्स फिल कर लेते हैं वन बाय वन। इसके मंथली जो भी हमारी फिगर अप्रैल में है वो हम फिल कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 16 14 999, 16 14 999, ये हमारी टैक्सेबल हो गई अप्रैल की। जो भी आपको दिख रहा है देखो सेल की टैक्सेबल, सेम मैंने इसी तरीके से शीट बनाई हुई है। आईजीएसटी क्या है, सीजीएसटी एसजीएसटी क्या है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एसजीएसटी ऑटो कैलकुलेट कर लेगा, ये फॉर्मूला मैंने लगा रखा है इसमें। तो आप चीजें देख लेना। और अब आप आईजीएसटी देखो, इसमें 232,215, 232,215, ठीक है। सीजीएसटी हमारा कितना है, 29,242, 29,242। तो ये हमारा हो गया है। उसके बाद ऐसे मई की हमें डिटेल फिल करनी है, थोड़ा इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे कि ज़्यादा टाइम भी ना लगे इसमें। 14,90,690, 14,90,690, आई जी एस टी है हमारा 216,402, 216,402.30, ठीक है। उसके बाद 25,960.95 ये हमारा है सी जी एस टी, 25,960.95 ये हमारा सी जी एस टी हो गया, ठीक है। ये आप एक बार टोटल मैच कर लेना, एक बार वो जब सारी डिटेल फिल कर जाए तो एक बार आप ग्रैंड टोटल जरूर मैच कर लेना कि आपका टैली से मैच हो गया है नहीं हो गया है, ठीक है। ये हो गया अप्रैल। वैसे हम इसको साथ के साथ अपनी परचेज की भी फिगर हम डाल सकते थे, इसको डाल ही लेते हैं ताकि हमें बार बार सिलेक्ट ना करना पड़े। तो टैक्सेबल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती अभी पोर्टल पे, क्योंकि टैक्सेबल की वैल्यू नहीं आती। बाकी आप अपने अपने रिकॉर्ड के लिए डाल सकते हो, वैसे मैं डालता हूँ, पर अभी इसमें मैं सिर्फ आपको टैक्स की ही डाल के दिखाऊंगा ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे इसमें। तो टैक्स की हमारी जो वैल्यू है 76,585, 76,585 ये हमारा अप्रैल का है। 37,830, 37,830, ठीक है। ये अप्रैल की हो गई, ये हमारी मई की हो गई। मई में हम सेल फिगर कर चुके हैं पहले ही। और अब हम डाल लेते हैं यहाँ पे इसकी परचेज के इनपुट की, 127,108, 127,108 ये हमारा आईजीएसटी हो गया। सीजीएसटी हो गया हमारा 25,024.54, 25,024.54, ठीक है। अब हम कर लेते हैं बात जून की, जून का मंथ आप सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये जून हो गया है, ऐसे ही जून की डिटेल फिल कर लो। 10/5/312, 10/5/300, 312। और आईजीएसटी हमारा 123,775 और 123,775.56 और 28,590.30 हमारा सीजीएसटी है, 28,590.30 ये हमारा सीजीएसटी है।
ठीक है, ये हमारी फिल हो चुकी है। उसके बाद हम सेम फिगर अपना इसमें भी अपलोड कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं। 1,4,178, 1,4,178, 16,328, ये हमने डाल दिया। ठीक है, अब हम जुलाई का डाल लेते हैं इसमें। जुलाई में हमारा हो गया 11,31, 11,31,628.85, 11,31,628.85, और 1,35,253, 1,35,253.98, 34,219, 34,219.61। ठीक है, ये हमारी जुलाई की डिटेल हो गई फिल। ऐसा ही हम इनपुट भी डाल लेते हैं जुलाई की। 1,46,510, 1,46,510, और 17,446.10, 17,446.10। अब अगस्त की डाल लेते हैं हम। 3,20, 3,20,090, 36,585, 10,545, और ये हम इनपुट की डिटेल डाल लेते हैं अगस्त की। 21,013, 21,013.65, 99, 80.72। सितंबर की डाल लेते हैं। 9,246, 9,246.67 हो गया ये हमारा। 88,200.38, 88,210.38, 36,917। ये सितंबर क्या हो गया हमारा सेल का। अब परचेज की भी डाल लेते हैं। 90,197, 11,802। वैसे मैं इसको शॉर्टकट तरीके से भी फिल कर सकता हूँ सारी डिटेल, पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही बता रहा हूँ ताकि आपको भी समझ आए। शॉर्टकट चीज़ें आप कर लेना जब आपको चीज़ें समझ आ जाए, क्योंकि मैं तो एक बार डाटा एक्सपोर्ट करके इसको एनुअल रिटर्न से डाल सकता हूँ। सितंबर का फिल हो चुका है। अब डाल लेते हैं अक्टूबर की। 12,62,864, 12,62,864.50, 1,90, 1,90,323, 1,90,323, 18,496, 18,496.31। इनपुट की डाल लेते हैं 1,38,198.60, 1,38,198.60, 22,995.53, 22,995.53। ये डाटा तभी यहाँ से रिकनसाइल प्रॉपर हो पाएगा जब आपने टैली में एंट्री प्रॉपर कर रखी होगी। अगर आपने टैली में खिचड़ी पका रखी है तो आप रिकनसाइलेशन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको एंट्री ही प्रॉपर आनी चाहिए ताकि आप रिकनसाइल भी करने में आसानी हो, कि ऐसा नहीं कि रिकनसाइल के टाइम पे आपको दिक्कतें आए। तो आप डाटा प्रॉपर तरीके से रेडी करो कि आपको जब आप रिकनसाइल करो तो आपको उस रिकनसाइल करने में ज़्यादा टाइम ना मिले। तो मुझे मेरा डाटा ओके है, मुझे सिर्फ फिल करना है, और ये टाइम तो लगता ही है फिल करने में। अब हम डाल लेते हैं नवंबर की। ये नवंबर आ गया। एक बार ये एग्जाम में देख लेते हैं क्या दिखा रहा है। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, एरर भी हमारा कुछ नहीं है। 19, 23, 19, 23, 241, 19, 23, 241। सबका एक चीज और मैं बताता हूँ, सबका है ना अपना अपना एक तरीका होता है रिकनसाइल करने का। मैं एक उसको बड़े ही सिंपल तरीके से मेथड से बनाता हूँ, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं बनाता कि जिससे मुझे भी समझने में दिक्कत आए और किसी और को भी समझने में दिक्कत आए। ये शीट इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको आप भी समझ सकते हो आसानी से और किसी को समझा भी सकते हो। तो
चीजें आप उसी तरीके से करो जिससे आपको समझ आ जाए। ऐसा नहीं कि हाई क्वालिटी में आपको चीजें करनी है, ज्यादा ओवर चीजें करके भी कोई फायदा नहीं। चीजें आपको ऐसे बनाओ कि आपको समझ आ जाए, बस इतना सा है। हमारे अकाउंट्स लेवल में चीजें ऐसी होती हैं कि वो लैंग्वेज आपको समझ आनी चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए, या कोई इसको देखे तो उसको समझ आ जाए। कॉम्प्लिकेटेड चीजें मत बनाओ कि कुछ उसमें एक्सटर्नल अपनी चीजें से ऐसे डाल दिए, ये डाल दिया, कुछ डालने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कुछ जरूरत नहीं है। मैं हमेशा इस रिकनसाइल करता हूँ इसी शीट से। जिस लेवल पे करता हूँ कि जब अभी मेरे को आईटीआर के बेसिस पे करना है कि डाटा मेरा क्या है क्या नहीं है, उसके बेस पे मैं इसको बनाऊँ। अगर मुझे लगता है कुछ एक्सटर्नल चीज इसमें डालनी है तो वो भी मैं इसी में ही डाल देता हूँ। कुछ अलग से कुछ शीट में नहीं बनाता, इसी शीट में मैं ऐड करता हूँ। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, और मैं आपको बता ही देता हूँ यहाँ पे। ये जो मैंने जो फिगर ऐड करी हुई है ना, ये मैंने इसलिए ऐड करी हुई है कि जैसे सपोज कि हमारा जो पिछला डाटा है, मान लो 24-25 की बात करें, कि कई बार क्या होता है, जैसे टू बी में मार्च की रिटर्न थी, किसी ने मार्च की रिटर्न लेट फाइल करी, ठीक है। जिसने मार्च 25 की रिटर्न लेट फाइल करी होगी, उसका जो इनपुट है वो हमें अप्रैल 25 में मिला है। तो हमें वो फिगर यहाँ डालनी होती है कि हमारा हमने पिछले साल का कितना इसमें क्लेम करा इनपुट। तो उससे क्या है, हमारा करंट का जो कैलकुलेशन निकल के आएगी वो प्रॉपर हमें पता चल जाएगा कि करंट का हमारा ये था, इसमें से पिछला इतना था। तो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है समझने में। तो इसलिए मैंने ये कॉलम ऐड करे, रो ऐड करी है इसमें, ठीक है। तो बाकी अभी आपको समझ आ जाएगा कि अगर मैंने कुछ ऐसा कुछ करा है, डाटा में पोर्टल पे अपडेट करा है, तो वो अभी स्टेप बाय स्टेप आपको समझ ही आ जाएगा। वीडियो स्किप मत करना कि भाई स्किप स्किप करके देख लो, आप प्रॉपर तरीके से देखो तभी समझ में आएगी आपको, ठीक है। ये शीट मैं आपको बता चुका हूँ, अभी इसको फिल करने में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है टाइम नहीं लगेगा, इसको फिल करने में मुझे टाइम लगेगा। तो पहले हम इसी शीट को कंप्लीट कर लेते हैं। ये नवंबर था हमारा, और 184,470.68, 184,470.68, 80,852। ठीक है, ये हमारे नवंबर की हम इनपुट डाल देते हैं, 378,361। अब हम इसमें दिसंबर की डाल देते हैं। ये हमने अब इनपुट की डाल लेते हैं हम। 1,42,193.88, 1,42,193.88, और 23,535 हमारा सीजीएसटी हो गया, 23,535। ठीक है, ये हमारा सीजीएसटी हो गया। अब 3 मंथ और बच रहे हमारे इसमें। जनवरी पे आ गए हम, 14,17,406, 14,17,406, 1,25,744, 1,25,744.58, 64,694, 64,694। और हम सेम जनवरी का भी डाल लेते हैं डिटेल, 66,017.52, 66,017.52। और ये हम डाल लेते हैं 40,135.30, 40,135.30। उसके बाद फैब की डिटेल डाल लेते हैं, 4/24/301.56, 4/24/301.56, 15,655, 15,655। ठीक है, अब सेल की डाल लेते हैं यहाँ पे, 28,49,342, 28,49,342, और 4,56,4,4,56,787, 4,56,787.80 हो गया, ठीक है। 28,046, 28,046.88। अब रह गया हमारा मार्च का, 5/12/197.50। ये 3.2 में जो ये जो हमारी जो फिगर आ रही है, ये ऑटोमेटिक इसमें क्या है, हमारी ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है।
ये देखो मैं आपको इसकी फिगर है, ये यूपी की बिल नंबर 908। ठीक है, ये फिगर इसमें ऑलरेडी आएगी देखो। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज मत हो ना, जो इसमें आएगी आपकी वही डिटेल आएगी। और आप अंदर से भी चेक कर सकते हो, अगर आपका कोई आरसीएम है तो आप अंदर से डिटेल डाल लेना। मेरा इसमें कोई आरसीएम नहीं है, और आरसीएम की डिटेल इसमें फिल भी नहीं होगी। उसकी सेपरेट सेपरेट सेम ही ऐसे कॉलम आप इसको पूरे को कॉपी करके एक अलग से शीट पे डाल लेना, उसके आरसीएम के लिए उसको डाल लेना, क्योंकि आरसीएम की जो कैलकुलेशन होगी वो अलग होगी। ठीक है, इसमें मिक्स मत करना कभी, आप इसी में कंबाइन डालो। ये सिर्फ हम लाइबिलिटी और इनपुट की ही शीट बनाएंगे, आरसीएम की जो बनाएंगे वो हम अलग बनाएंगे। ठीक है, इसमें नहीं, उसको इसमें खिचड़ी नहीं पकाएंगे आरसीएम की। और इसमें मेरे पास आरसीएम नहीं है, तो एक आरसीएम वाली जो होगी उसके लिए भी एक वीडियो डालेंगे। अभी फिलहाल आप इसको समझ लो शीट को कि किस तरीके से बनता है रिक्को। ये मार्च हो गया हमारा 5/12/197, 98,349, 58,349, 16,923। ठीक है, ये हमारी सेल की कंप्लीट हो चुकी है, 59,030। और सीजीएसटी हमारा 27,344, 27,344। ठीक है, ये हमारी शीट कंप्लीट हो, इसको एक बार हम सेव कर लेते हैं। तो एक बार आप क्या करते हैं, इसको अप्रैल टू मार्च कर लेते हैं। ठीक है, ताकि एक बार हम चेक कर लेते हैं हमने जो डिटेल डाली है वो डिटेल ठीक दिखा रहा है, क्योंकि थोड़ी जल्दबाजी में डाली है। तो हमारा टोटल जो आ रहा है एक्सेल का 1,48,62,338। तो ये हमारा डाटा मैच कर रहा है। आईजीएसटी भी मैच कर लेते हैं, 19,975। आईजीएसटी कितना है हमारा, तो कहीं ना कहीं मतलब हमारी डिटेल गलत फिल हुई है, कोई ना कोई फिगर। सीजीएसटी हमारा, एसजीएसटी हमारा सही आ रहा है। ठीक है, कोई नहीं, अभी चेक कर लेते हैं। एक बार इनपुट क्यों चेक कर लेते हैं। आईजीएसटी 1773, ओके, हमारा ये ओके है। ठीक है, टोटल में मैच कर लेते हैं, 23,17,486। तो हमारी जो गलती है, अभी हम देख लेते हैं किस में हमारी गलती है। ये हमारी अप्रैल में गलती है। एक बार अप्रैल में चेक कर लेते हैं, कितना है, 2,32,215। हाँ, ये इसमें ज्यादा लग गया था, वन ऐड हो गया था। अब मैच करते हैं। ये देखो, अब जो डाटा है हमारा बिल्कुल मैच कर चुका है टोटल से। अगर आप चेक करोगे इसको, आप टोटल देखो इसका, 26,75,219 मेरा एक्सेल में आ रहा है, और 26,75,220 में, तो मतलब ऑलमोस्ट ठीक है। कुछ पॉइंट ऑफ का फर्क है, ये चलता है, इतना चलता है राउंड ऑफ का। ठीक है, वो टोटलिंग में आ जाता है राउंड ऑफ की वजह से। अगर हम वैसे मैच करोगे टैक्स को, तो वो प्रॉपर ही दिखाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट शीट फिल हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें शीट 1 फिल करनी है। अब मैं एक चीज और दिखाता हूँ, आउटपुट समरी में हमारी ये जो बुक्स का डाटा है ये ऑटोमेटिक आ चुका है, ये आ गया। ठीक है, ये हमें फिल करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो एक तो टाइम हमारा यहाँ बच गया। सेकंड थिंग, अगर हम, अब हमारे पास टाइम है, एक इसको फिल करेंगे, इसमें हमारा टाइम लगेगा। तो ये भी हमारे इसको भी हमें फिल करने में टाइम लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये भी हम एज पर बुक्स यानी टैली के अकॉर्डिंग डाल लेते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो GSTR 1 का रिक्को है वो टैली में भी हो जाता है। ठीक है, इनवॉइस वाइज हो जाता है, तो वो भी मैं एक बार बता दूंगा कैसे होता है, कि हम टैली में जो रिकन्सिलिएशन करते हैं इनवॉइस का, सेल का, कि हमारे पोर्टल पे क्या बिल गए हैं और बुक्स में क्या है, तो वो वन बाय एक क्लिक पे हो जाएगा आपका कि बिल्स के क्या। पर ये मैं एक समरी वाइज बना के दिखा रहा हूँ आपको, प्रॉपर तरीके से आपके पास रिकॉर्ड रहे, कि एक एक्सेल आपके पास होनी चाहिए जरूर। ठीक है, ये एक्सेल फाइल मस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए बनाने के लिए, रिक्को के लिए। अगर आप रिकनसाइल की बात करें तो टैली में तो आपको बार बार करना पड़ता है, कई बार डाटा चेंजेस हो जाता है, तो उसमें थोड़ी सी इशू आ सकते हैं आपको। ठीक है, बाकी एक बार कंफर्मेशन कर सकते हो कि आपका डाटा पोर्टल पे जो गया है वो ठीक गया है नहीं गया, वो आप उसको एक बार जैसे कैसे करते हैं ये मैं आपको बता ही दूंगा। चलो एक वीडियो बनाएंगे, इस पे भी बनाएंगे। अभी फिलहाल हम R1 का डाटा पुटअप करते हैं इसमें। अब हम आते हैं R1 पे। यहाँ मैंने दो चीजें बनाई है, एक एज पर STR1 और एक एज पर बुक्स।
तो अभी हम बुक से फिल करेंगे इसको, वही सेम हमारा प्रोसेस रहेगा। यही हमारा सेम प्रोसेस रहेगा कि जैसे जैसे हमें मंथ का सिलेक्ट करना है वैसे वैसे हमें यहाँ पे डिटेल फिल करनी है। अब आप एक चीज समझना कि मैंने इस कैसे बना रखा है। देखो B2B आपको यहाँ डालनी है, कोई क्रेडिट नोट है तो यहाँ डालना है, B2C है वो यहाँ डालनी है, कोई एक जगह एग्जाम्प्ट है आपके केस में तो एग्जाम्प्ट डाल देना है। ये टोटल ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा या डिफरेंस ऑटोमेटिक निकालेगा, ठीक है। तो आपको ये फिगर्स फिल करनी है ये, ठीक है, इधर से ये फिल्स करनी है। तो ये उसके बाद जो बाकी डिटेल्स है ये ऑटो को अपने आप कैलकुलेट करेगा क्या डिफरेंस है जब हम इसको फिल कर देंगे। तो सेम ही हमारे पास B2B है, B2C है, तो हम इसको वहाँ पे अलग अलग करके बाइफरकेट करके डालेंगे। मिक्स नहीं डालना हमें, जो ग्रैंड टोटल आ रहा है 16-14 नहीं डालना, हमें यहाँ डालना है, क्योंकि इससे क्या है हमें पता चल जाएगा कि क्राइम नोट क्या है। जब हम GST से डिटेल डालेंगे तो वहाँ पे भी हमें ऐसे बाइफरकेट करके ही डिटेल डालनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा, क्योंकि क्यूमुलेटिव में डालने में हमें डिफरेंसेस नहीं पता चलेगा। तो अब हम डाल लेते हैं B2B हमारे केस में कितनी है, 16, 18, 409, 16, 18, 409, ठीक है, ये टैक्सेबल हो गई। और IGST है 232,828, 232,828, 232,828.92, ठीक है। उसके बाद CGST डालो 29,242, 29,242.35। तो ये ऑटोमेटिक एक बार आप चेक करो तो ये ऑटोमेटिक देखो, ये जो फिगर आ रही है ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर रहा है, ये ठीक हो रहा है। तो ये एक बार हम ग्रैंड टोटल में मैच कर लेंगे, वहां हमें गलतियां पता चल जाएंगी क्या गलतियां हैं। CN हमारे पास ये है, CN मतलब क्रेडिट नोट, तो हमारे पास अवेलेबल है, इसको हम जैसे माइनस में, ऐसे हम यहाँ माइनस में डाल लेते हैं, -3420, -613.80, -613.80। तो CN इसमें से लेस होता है, ठीक है। ये क्वेरी भी मेरे पास आई थी कि ये हम जो क्रेडिट नोट का है हमें कैसे फिल करनी है डिटेल। तो ई वे बिल को आपको इसमें इंक्लूड नहीं करना, ई वे बिल का इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कि भाई आप कंफ्यूजन हो, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें मत करो एक साथ कि भाई ऐसे कर लो ऐसे कर लो, कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई चीजें करनी है आपको, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको यही डिटेल बनानी है जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्रेडिट नोट मैंने फिल कर लिया, B2C मेरे पास कोई नहीं है, अगर हो तो आप डाल देना। और टोटल में एक बार आप मैच कर सकते हो, ये टोटल, ये जो टोटल आएगा इससे मैच करेगा। तो ये मेरे को पता है, ठीक है। बाकी एक बार लास्ट में हम मैच कर लेंगे, इसको वेरीफाई कर लेंगे कि हमने जो डिटेल डाली है ठीक है डाली है नहीं डाली। तो अभी हम इसको थोड़ा सा डाटा पुटअप कर लेते हैं पहले जल्दी जल्दी। 1490, 690, 690 और 216, 402.80, 216, 402, 216, 402.80, 25,960.95। ये हमारी, मैंने जून में सिलेक्ट कर लेते हैं R1 का। ये देखो मई तक का डाल दिया था, जून वो डाल देते हैं इसमें। थोड़ा टाइम तो लगेगा इसको फिल करने में, क्योंकि रिकंसिलेशन, GST की रिकंसिलेशन है, पूरी शीट फिल करनी पड़ेगी। और अभी मैं बुक्स का ही डाटा डाल रहा हूँ, एक बार इसमें थोड़ा सा फ्रीज कर लेते हैं इसको। अब ऊपर वाली हमारी फिक्स हो चुकी है, तो हम जून का डालेंगे। B2B हमारी 10,9,512, टैक्स हमारा 1,27,231, 27,240.30, 27,240.30। ये हमारे CNS में 19,200, 3456 IGST हो गया। B2C हमारे 15,000 है और 1,350 हमारा CGST। SGST ऑटो आएगा, फॉर्मूला लगा रखा है इसमें मैंने। अब हम जुलाई का डाल लेते हैं इसमें। ग्यारह 31, 628,
और IGST हमारा 135,253, 135,253.98, 34,219.61, 34,219.61। इसमें हमारा CN है नहीं ना, B2C है। अगस्त का कर लेते हैं अब हम। ये अगस्त का है हमारा 470,090, 63,525, 63,525.15, और 10,545, 10,545.53। CN हमारा 1.5 लाख है, माइनस 1.5 लाख, और 27,000 टैक्स हो गया, माइनस 27,000। अगस्त सितंबर। ये बाइफरगेट इसलिए करने में फायदा है कि B2 समरीज करने में फायदा नहीं है, अलग अलग डालने में इसलिए फायदा है कि हमें पता चल जाएगा कि B2B में हमारे क्या बिल गए हुए हैं और CN में क्या गए हुए हैं और B2C हमारी क्या गई हुई है ना। तो हमारा रिक को हो जाएगा एग्जाम्प्ट, की जिसके केस में एग्जाम्प्ट होती है वो एग्जाम्प्ट डाल सकता है, मेरे केस में एग्जाम्प्ट है ही नहीं। जिस पार्टी का मैं रिक को बना रहा हूँ, इस पार्टी में एग्जाम्प्ट का कोई सेल नहीं है। तो अगस्त हो गया, अब सितंबर पे आ जाते हैं हम। सितंबर 9,5,396, 9,5,396.67, 88,633, 33.38, 37,169, 37,169.01, 51,150 हमारा CN है। और ये आपको माइनस में लिखना है, माइनस में मतलब जैसे टैली में डाटा आ रहा है वैसे ही मैं इसको सीट में यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ। -423, 252, -252। ठीक है, ये हमारा सितंबर हो गया। सितंबर के बाद अक्टूबर आ गया हमारा, ये रहा 72,664, 72,664.50, 1,92,087, और 18,496। CN हमारा इसमें भी है, -98,100, 1,764, -1,764। ये हमारा फिल हो गया। ये नवंबर पे आ गए हम। बुक से हमारा डाटा अभी फिल होने ही वाला है, फिर हम पोर्टल से डाटा इसमें फिल करेंगे। जितना टाइम हमें टैली से इसमें डाटा फिल करने में लग रहा है, सेम टाइम ही हमें पोर्टल से ही करने में लगेगा। पूरे साल का डाटा है इसलिए टाइम तो लगता ही है। देखो, ये हमारा नवंबर का हो गया 19,31,241, 19,31,241। ठीक है, ये हमारा ये हो गया। IGST हमारा हो गया 1,84,477, 1,84,77.68, 81,572.85। ठीक है, ये इसमें भी CN है हमारा -8,000, -720। नवंबर कंप्लीट हो गया। ये दिसंबर का डाल लेते हैं हम, 4,34,320, 52,911, 12,633.30, 12,633.30। ये हमारा जनवरी का आ गया 14,17,856, 1,25,744, और
734.75। CN हमारा 450, टैक्स हमारा 40.50। ठीक है, अब फैब में आ गए हम, फैब का फिल कर लेते हैं। ये फैब हो गया हमारा 2851,492, 457,129.80। 28,069 हमारा CGST हो गया। $352 हो गया हमारा IGST। CGST हो गया 22.50। 400 मार्च पे आ चुके हैं हम। B2B हमारा इसमें है 497,567। 55,715.85 हमारा IGST हो गया। और CGST हमारा हो गया 16,923.15। 16,923.15। ठीक है, अब CN इसमें भी हमारा 27,750 और 49,995। इसमें फॉर्मूला नहीं आ रहा, कोई नहीं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसको आ जाएगा। और इसमें B2C भी है हमारी 42,380, 76,28.40 IGST। ये शीट हमारी बुक से फिल हो चुकी है। ठीक है, यहाँ एक ग्रैंड टोटल आ गया सारा हमारा। देखो ये क्या है, मैंने ग्रैंड टोटल निकाला हुआ है कि अप्रैल से लेके मार्च तक का डाटा ये आ गया। एक बार हम इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि ये जो डाटा आ रहा है हमारा यहाँ से अप्रैल से, ये टैली से मैच कर रहा है नहीं कर रहा। एक बार ये चेक करना जरूरी है कि हमने कोई गलत डाटा तो फिल नहीं कर दिया, क्योंकि हो जाती है गलती ना फिल करने में, तो वो हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आप B2B मैच करो, देखो 150 30 60 मतलब ओके है। आप ग्रैंड टोटल देखोगे तो यहाँ से इसको 177 36 440, 177 36 440, यहाँ 404 आ रहा है। 1 मिनट देख लेते हैं इसमें क्या फर्क है। टैक्स में तो कोई मिस्टेक नहीं है। 29 31 900, 29 31 922, तो हमारी IGST में ही गड़बड़ है। तो ये IGST की गड़बड़ एक बार हमें चेक करनी ही पड़ेगी, ये कैसे हुई है। तो एक बार CN भी चेक कर लेते हैं हम। CN हमारा 225,910 है। ये 225,910, टैक्स हमारा 38,593। ये ठीक है, टैक्स भी ठीक है हमारा, और CGST भी ठीक है हमारा। ठीक है, B2C चेक कर लेते हैं हमारा 57,380, IGST है हमारा 76,28। ठीक है, और मतलब ओके है हमारा। हमारी सिर्फ दिक्कत आ रही है इसमें B2B में। तो B2B का एक बार हम टैक्स देख लेते हैं, ये हमारे इसमें क्या दिक्कत आई है। तो एक बार हम रिवर्स या फिर एक बार अप्रैल टू अप्रैल चेक कर लेते हैं हम। अप्रैल सितंबर के बाद देखते हैं, मे भी हो सकता है सितंबर के बाद दिक्कत आई है। IGST जिसमें उस इसमें चेक कर लेते हैं हम, जिसमें हमारा सब में ये IGST। तो अप्रैल में हमारा 232,828। ठीक है, ये मई है 216,402, ये भी ओके है। और ये जून है हमारा, जून में हमारा 127,231 है, ये भी ओके है। और जुलाई में हमारा है 135,253, ये भी ठीक है हमारा। तो जुलाई तक ठीक है। एक काम करते हैं हम, रिवर्स लेके देखते हैं इसको। रिवर्स चेक कर लेते हैं एक बार। इसमें हमारा 55,715, ये भी ठीक ओके है हमारा। फैब देख लेते हैं। फैब में 457, ये भी ठीक है। 457,130 ओके है। जनवरी देख लेते हैं। 125,745, जैन भी ठीक है हमारा।
दिसंबर चेक कर लेते हैं, 52,911, ये भी ठीक है हमारा। और नवंबर में चेक करते हैं एक बार हम, 1,84,478, नवंबर भी ठीक है। अक्टूबर में चेक कर लेते हैं, 1,92,087, हाँ यहाँ गड़बड़ है हमारी, इसको ठीक लेते हैं, 1,92,087। अब एक बार दोबारा से ग्रैंड टोटल मैच करके देखते हैं क्या दिखा रहा है। जब आपका टैली से वो डाटा फिल हो जाए, पूरा ओके हो जाए, तब आप पोर्टल से इसको फिल करना। तो अब हमारा ये कितना आ गया, जीएसटी 29,31,941, ठीक है, ओके है हमारा। वो टोटल भी हमारा मैच ही कर रहा है। टोटल में राउंड ऑफ की वजह से थोड़ा सा आ रहा होगा डिफरेंस, तो उसको आप छोड़ दो। टैक्सेबल टैक्स मैच करो आप, 1,50,30,868, 29,31,942, 3,86,807, तो मतलब हमारा टैक्स ओके है। टोटल टैक्स मैच कर लो, 27,5,556। टोटल टैक्स कैसे मैच करेंगे, एक काम करो, इसको सिलेक्ट कर लो, 27,5,556, ठीक है, ये हमारा मैच है। इसमें हमारा 40,464 आ रहा है टोटल, और यहाँ हमारा 10,328, तो मतलब हमारा डाटा जो फिल है वो हो चुका है। अब एक चीज समझना, ये मैंने जो डाटा फिल करा है ये R1 के बेस पे करा है, कि हमने जो R1 फिल करी है उस पे पोर्टल पे, तो उसमें हमारी कहीं गलतियां तो नहीं है। अब वो कैसे पता चलेगा, जब मैं यहाँ पे डाटा फिल करूंगा R1 के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये मैंने बुक्स के अकॉर्डिंग तो डाल दिया। अब देखो मैंने क्या क्या फिल करा, मैंने फर्स्ट सीट सेल एंड परचेज की फिल करी है। B2C मैंने नहीं करा, वो जब भी उसी केस में करनी है जब आपको ज्यादा डिफिकल्टी आए, B2C में ज्यादा अमेंडमेंट हुई हो, तब आपको ये सीट फिल करनी है, ताकि आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि B2C में कहाँ कहाँ अमेंडमेंट हुई है, क्या क्या दिक्कत है। ये ज्यादा दिक्कत आएगी तब उस केस में आपको बनानी है, तो इसको आप छोड़ दो। फिर सीट वन फिल करी है मैंने, इसकी बाइफरकेशन बाइफरकेशन के अकॉर्डिंग फिल करी है, कि B2C ये है हमारी, B2B ये है हमारी, और इसमें एग्जाम्प्ट क्या है हमारी। तो हमारे केस में जो भी था हमने डाटा इसमें फिल कर चुके हैं, ठीक है। एक बार अब हम चेक कर लेते हैं, एक मिनट रुकना, एक बार, ठीक है, कोई नहीं, इसको, तो ये हमने डाटा फिल कर लिया है एज पर हमारी टैली या बुक्स, जिस जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर लेना, जरूरी नहीं है टैली, कोई भी सॉफ्टवेयर हो जो समराइज करके दे दे कि B2B ऐसे है, B2C इतनी है, एग्जाम्प्ट इतनी है, CN इतनी है। तो ये सारा फिल करने के बाद मैंने फिल कर लिया। अब आप देखो इसमें, ये जो शीट करनी है मेरे को पोर्टल के अकॉर्डिंग फिल करनी है, इधर वाली है, एज पर GSTR1। GSTR1 मतलब जिसमें हमारी सेल की डिटेल्स फिल्स होती है। अब आउटपुट लाइबिलिटी में आते हैं, देखो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑटो पॉपुलेट हो चुका है डाटा, जो मैंने आगे फिल करा है उसी के बेस पे डाटा आ चुका है। तो इसमें भी मुझे दो फिगर इसमें फिल करनी पड़ेगी, एक तो 3B की और एक R1 की। जब मैं यहाँ पे फिल करूंगा इसमें, तो ये डाटा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा R1 का भी। तो हमें ये वाला भी नहीं फिल करना, सिर्फ हमें 3B पुटअप करनी है इसमें। तो इस डेट में भी हमारी एक सीट रह गई पोर्टल से डालने के लिए, और इनपुट वाले में भी हमें एक 3B से फिगर फिल करनी है, ठीक है, और एक 2B से फिल करनी है। और 2A का भी अभी मैं बताऊंगा, चलो आगे बताऊंगा, इसको इनपुट पे हम बाद में बात करेंगे, पहले हम सीट वन को ही कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम करते हैं टैली, सॉरी पोर्टल ओपन कर लेते हैं अब हम। एक मिनट, एक बार चेक करना पड़ेगा, एक मिनट रुकना। एक मिनट रुकना, एक कुछ मेरे को थोड़ा सा एक बार एक डाटा सेंड करना है। या चलो बाद में भेज लेंगे डाटा, या देख लेते हैं।
थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गई, एक अर्जेंट कॉल आ रही थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डाटा ये भेजना पड़ गया मुझे। तो ये हो चुका है। अब हम दोबारा अपने बात करते हैं रिको शीट पे। तो इससे तो हम फिल कर ही चुके हैं टैली से, तो अब हम पोर्टल पे आ जाते हैं। सबसे पहले जिस भी पार्टी का हम रिको बना रहे हैं उसका हमें लॉगिन कर लेना है। ये डाटा मैंने डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, यहाँ पे कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पे जाना है आपको। और अब क्या करना है, जिस भी मंथ का आपको डाटा फिल करना है यहाँ पे वो मंथ सिलेक्ट करना है और वन बाय वन आपको इसमें डाटा फिल करना है। तो फाइल एंड में जाएंगे और जैसा कि हमारा 25-26 का रिकन्सिलेशन है वो, तो यहाँ पे हम ईयर 25-26 सिलेक्ट करेंगे, क्वार्टर हमारा फर्स्ट रहेगा और अप्रैल रहेगा, ये हमारा पीरियड जो अप्रैल रहेगा। जिसकी रिटर्न चाहे क्वार्टरली हो या मंथली हो, जिसकी B2B है वो मंथ उसमें भी जाती है, IFF में भी जाती है। तो आपको ये प्रॉपर ही उसमें फिल करनी है। तो इसको एक बार व्यू कर लेते हैं। व्यू में हमारे पास समरी आ जाएगी, व्यू समरी कर लेंगे इसको। और व्यू समरी करने के बाद इसमें क्या करेंगे, हम इसको कॉपी के पेस्ट करके चलेंगे। इसमें हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि हमें टाइप नहीं करना पड़ेगा, ये हमारे लिए एक बेनिफिट है। तो थोड़ा सा जल्दी काम हो सकता है इसमें। ये सिलेक्ट करके पेस्ट करना पड़ेगा। डायरेक्ट अगर मैं पेस्ट करूंगा, देखो दिखाता हूँ कि डायरेक्ट अगर पेस्ट करूंगा तो कैसा दिखाएगा, ये देखो। तो आपको ऐसे नहीं करना है, इसको सिलेक्ट करके पेस्ट पेस्ट करना है। ये देखो हो गई ना गड़बड़ इसमें। तो इसको एक बार हम दोबारा ऐसे करते हैं। ये वैल्यू में आ ही नहीं रहा, एक मिनट देख लेते हैं इसको भी। ये टेक्स्ट में चला गया अब ये 29,242.35। टाइप ही कर देते हैं इस वाले को, तो चलो। तो ये हमारा हो गया। अब एक बार ये चेक कर लेते हैं हम, इसमें हमारे पास और कुछ चीजें तो नहीं है, हो सकती है B2C तो होगी नहीं इसमें क्योंकि क्वार्टरली है, तो वो क्वार्टर में गई है तो हमें डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। CN देख लेते हैं हम, CN हमारा है इसमें, ये देखो। तो इसको हम CN डाल लेते हैं इसमें। CN डाल के इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। क्या होगा ये, कॉपी पेस्ट इसमें। ये CN हो गया हमारा। अब देखना है डिफरेंसेस जो होंगे इसमें, यहाँ पे जो डिफरेंसेस होंगे वो इसमें जीरो होते जाएंगे। तो इसको भी आप देखते रहना, जिसमें गड़बड़ आएगी उस डाटा को आपको क्रॉस वेरीफाई करना है। तो पहले तो आप सबसे फिल करो। आप अभी बीच में डाटा चेक मत करना, अगर आपको कोई डिफरेंसेस आए पहले आप इस शीट को कंप्लीट करो एंड तक, कि कहीं आपने कोई अमेंडमेंट तो नहीं करी, क्या नहीं करा, जो भी करा है तो उसके बेस पे भी आपको सारी चीजें इसमें फिल करनी है। इसमें बार बार हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा तो ये थोड़ा टाइम हमारा बढ़ जाएगा इसमें। तो ये भी हम इसको व्यू कर लेंगे। और सेम जैसे अभी हमने डाटा डाला था, इसमें CN है नहीं हमारे पास, तो सिर्फ B2B का अपलोड होगा, वो भी हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको। ये हो गया। ये IGST डाल लेते हैं यहाँ पे। ये IGST हो गया। ये CGST हो गया। तो ये हमारा फिल हो गया। ₹1 का डिफरेंस है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। 1, 2, 5 ये जो डिफरेंसेस होते हैं कोई डिफरेंसेस नहीं होते, तो इनको मत आप देखना कभी, आप इतना डिफरेंस भी आप चेक करने लग जाओ। ये राउंड ऑफ का डिफरेंस हो जाता है कई बार, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब दोबारा हमें वही सेम, अब हमें आना है पीरियड। पीरियड आपको ध्यान रखना है कभी आप गलत सिलेक्ट कर लो, क्योंकि कई बार जो डिफॉल्ट दिखाता है उसी में ही कभी आप सिलेक्ट करके डाल दो, तो पीरियड आपको प्रॉपर चेक करके डालना है। तो ये अब हमारी क्वार्टरली आ चुकी है, तो इसमें जो भी डिटेल होंगी, जो भी डिटेल्स इसमें होंगी वो हमें फिल करनी पड़ेगी। B2C का आपका डिफरेंस आएगा आएगा, अगर देखो अगर यहाँ पे डिफरेंसेस आएगा, अगर आपकी कोई B2B है यहाँ पे
क्योंकि B2B क्वार्टरली के केस में नहीं गई है R1 में, वो जून में गई है, तो क्वार्टर में मैच हो जाएगा। यहाँ डिफरेंसेस दिखाएगा इधर अप्रैल और मई में अगर आपकी होगी तो, बट यहाँ मैच हो जाएगा वो आपका। अगर आप क्यूमुलेटिव में टोटल में इनको कंबाइंड करके देखोगे जीरो हो जाएगा, मतलब ग्रैंड टोटल में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ हमारा जीरो हो जाएगा। यहाँ पे एक बार यहाँ सिलेक्ट करके प्लस करके देख लेना, वो जहाँ एक जगह प्लस आएगा आपको ऊपर और यहाँ माइनस आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आने तो हो जाएगा, वो ओके हो जाएगा। बाकी आपको समझ आ जाएगा जैसे मैं बता रहा हूँ, जब आप करोगे आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये डिटेल हमारी जून की है, ये हमारी B2B हो गई। सेम उसी पैटर्न में हम B2B को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसको भी हम कॉपी और पेस्ट, इसको हम कॉपी पेस्ट करते रहेंगे थोड़ा। इसमें चलो हमें टाइप तो नहीं करना पड़ रहा, कॉपी पेस्ट से ही थोड़ा काम चल रहा है हमारा। इसमें टाइप करने में तो और ज़्यादा टाइम लगेगा अभी। अब ये हमारा क्या है, B2C है। 7 नंबर जो होता है हमारा B2C का होता है, तो हम इसको फिगर को डालेंगे यहाँ पे। B2C हो गया, ये हमारा टैक्स हो गया B2C का, और सॉरी ये हमारा CGST है, तो इसको हम नीचे डालेंगे, इसको जीरो कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। अभी 19,000 का डिफरेंस आ रहा है, ये CN का आ रहा है, तो हम इसमें CN भी होंगे, चेक कर लेते हैं नीचे। ये देखो 9B में मिलेगा आपको, इसको भी कॉपी पेस्ट कर लो आप। पहले इसको के, ये माइनस नहीं कैलकुलेट कर रहा, कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे ही फिल कर लेते हैं, माइनस लगा लेंगे हम इसमें। आपको माइनस जरूर लगाना है CN में, क्योंकि CN माइनस में ही होता है। तो ये देखो डिफरेंसेस हमारा नील होता जा रहा है। अब हम आगे जुलाई पे, तो ऐसे ही हम जुलाई का भी कर लेंगे। दोबारा से हमें रिटर्न में आना है, ये थोड़ा हमारा इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, बार बार रिटर्न में आना पड़ता है हमें, डैशबोर्ड में पीरियड सिलेक्ट करना पड़ता है, ये हमें इसमें टाइम थोड़ा हमारा एक्सपेंड ज़्यादा हो जाता है। तो ये हमारा सेकंड क्वार्टर पे आ गए हैं, जुलाई। हम व्यू इसको सेम व्यू कर लेंगे, और जो भी हमारा इसमें डाटा होगा इसको हम फिल कर लेंगे। ठीक है, इसमें हमारा एक ही डाटा दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिखा रहा है 77, इसमें 77 बिल इनवॉइसेस हैं, और इसको भी हम सेम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी लग रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया CN, इसमें वो सॉरी CGST, ये हो गया। जुलाई हमारा कंप्लीट। जुलाई के बाद आ जाते हैं हमारा अब अगस्त में। अब आ जाते हैं हम अगस्त में, सेकंड क्वार्टर है, यहाँ से अगर सिलेक्ट कर लो आप, ये रहा। ठीक है, अब इसमें हमारे क्या है, B2B भी है और CN भी है, तो आपको दोनों चीजें डालनी है। आपको प्रॉपर तरीके से व्यू करना है, ऐसा नहीं है कि हवा हवा में आप व्यू कर लो और बस डाटा कंप्लीट कर दिया, नहीं। आप पूरे साल का रिकंसिडरेशन कर रहे हो, तो टाइम तो देखो लगेगा पूरे इसमें बनाने में। क्योंकि एक तो अगर मंथ की बात करें हम, सिंगल मंथ की, तो वो हम कर सकते हैं, इसको आप मंथली बेसिस पे भी रिकंसाइल कर सकते हो, कि आप हर महीने जब भी रिटर्न फाइल हो आपकी, उसी के बेस पे आप डाटा इसमें फिल कर दो शीट में, तो आपको ये है कि एंड में इतनी चीजें नहीं करनी पड़ेंगी जितनी अब करनी पड़ रही हैं। तो आप इसको मंथली बेसिस पे भी कर सकते हो, पर मंथली बेसिस पे कोई करता नहीं है, मैं आपको बता दूं, रियल बात तो यही है, कोई नहीं कर पाता, टाइम किसी को नहीं मिलता, एंड में आके ही कर लेते हैं। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मैं भी एंड में ही आके ही करता हूँ। बाकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं कि आप कर सकते हो इसको, मंथली बेसिस पे भी इस सीट को फिल कर सकते हो। इसमें क्या है कि आपको डाटा साथ के साथ पता चल जाएगा कि कोई गलतियां होंगी, तो आपको पहले पता चल जाएंगी। और ये डाटा मैं आपको बता दूं, जब भी आप इसको फिल करो ना, एक बार मार्च की रिटर्न से पहले फिल करना, जब आपको पता है कि आपको मार्च की रिटर्न फिल करनी है, कि जब पूरा साल आपका क्लोज होने वाला हो, जैसे सपोज कि अभी जो मार्च खत्म हुआ है, तो ये मार्च जा चुका है हमारा, तो ये जो शीट रेडी करोगे ना, आपको मार्च से पहले फेब में रेडी करनी है शीट।
कि उसमें क्या होगा ना, आपको पहले पता चल जाएगा कि भाई मेरा फरवरी तक की अगर कोई डिफरेंसेस है तो आप मार्च में उसको सबमिट करके उसी फाइनेंस ईयर में क्लोज कर दो, आपको आगे अमेंडमेंट ना करनी पड़े। भाई क्योंकि अमेंडमेंट होती है ना, तो उसमें क्या है कि नेक्स्ट ईयर में जब डाटा जाता है ना हमारा, तो वहाँ हमारे नोटिस के चांस हो जाते हैं कि भाई ये अमेंडमेंट कैसे हुई है। हालांकि हमारे पास रिप्लाई होता है कि भाई इसकी हुई है, बट अननेसेसरी हमें रिप्लाई, अननेसेसरी ऐसी चीजें क्रिएट हो जाती है कि हमारे पास पोर्टल का मिसमैच बन जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि जब भी आप शीट बनाओ, मार्च से पहले शीट बनाओ ये वाली। ठीक है, बहुत बेनिफिशियल रहेगा पहले बनाने में, कि आपको फरवरी तक की पता चल जाएगा कि आपका डाटा में क्या गड़बड़ है। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप मार्च का जो डाटा है उसको फिल कर देना। बट अगर आपकी फरवरी में ही कोई गलती है कि 3V में आपकी कोई मिसमैच हो चुकी है, कहीं टैक्स कम पे हुआ है या ज्यादा पे हुआ है, तो आप उसको प्लस माइनस करके मार्च की रिटर्न में कर सकते हो। ठीक है, और ऑल ओवर आपका ओके होना चाहिए कि पोर्टल क्या कैलकुलेट करे, कोई मतलब नहीं है उससे। आपका बुक्स से आपको जीएसटी पूरा पोर्टल पूरा मैच करना है। अगर वो आपका मैच है तो उससे क्या है ना, आपके पास सपोर्टिंग बन जाती है। और सपोर्टिंग का मतलब ये होगा कि आप उसका रिप्लाई दे सकते हो, डिपार्टमेंट को नोटिस का रिप्लाई दे सकते हो कि अगर डिपार्टमेंट को कोई कंफ्यूजन लगती है, क्वेरी आती है डिपार्टमेंट की, तो आपके पास उसकी सपोर्टिंग होनी चाहिए। सपोर्टिंग मतलब आपके पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि आपने क्या क्या इसमें अमेंडमेंट की है या किस बेस पे रिटर्न फाइल करी है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि फरवरी तक आप ये डाटा फिल कर लो। ठीक है, तो 1 मिनट हम चेक कर लें। हाँ ठीक है, हमारा अगस्त का हो चुका है। अब हम आ जाते हैं सितंबर पे। वैसे मैं जो R1 का रिक को करता हूँ मार्च से पहले फैब में करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 2B का तो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2B तो जो बाय डिफॉल्ट पॉपुलेट होती है या फिर कैलकुलेट होती है वो तो हम IMS के अकॉर्डिंग करते हैं, तो वो तो हमारा मंथली बेसिस हो जाता है। पर R1 का नहीं कर पाते। R1 में क्या चला गया, जो जा चुका है ना, तो हम उसको पीछे देखते हैं। तो एक बार उसको रेक्टिफाई करने के लिए या चेक करने के लिए उसमें क्या करना है आपको, एक बार रिकंसिलेशन करना है। और आजकल तो क्या है कि सबसे पहले आप क्या है, R1 का रिक को करना है तो आप टैली में ही कर सकते हो। ठीक है, तो टैली में ही आप रिकंसिलेशन कर लो कि आपके R1 में कोई मिस्टेक है नहीं, कोई बिल छुट तो नहीं गया है, तो वो आपको टैली से ही पता चल जाएगा कि हमारा पोर्टल पे क्या है, सिर्फ एक क्लिक पे पता चल जाएगा। इसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा मैं कि टैली में 2A और GSTR1 और GSTR2B कैसे मैच करेंगे। तो अभी हम इस डाटा को फिल कर लेते हैं, पहले कंप्लीट करना पड़ेगा हमें ये शीट कंप्लीट कर लेते हैं हम। इसमें हम चेक कर लेते हैं कोई, हाँ ये तो हम फिल कर चुके हैं, सॉरी अगस्त था ना, ये हमने गलत फिल कर दिया है। इसमें हम दोबारा रिटर्न में जाएंगे, सितंबर में सिलेक्ट करेंगे। सितंबर हो गया हमारा, और व्यू करेंगे, मतलब क्वार्टर आ चुका है, तो इसमें जो भी हमारे पास डिटेल फिल होंगी वो हमें वहाँ पे फिल करनी है। HSN से कोई आपको मैच नहीं करना है, समरी नहीं है वो आपकी, वो तो आपने जो जिस बेस पे R1 गई है आपकी उसी बेस पे गई है, तो HSN का यहाँ पे कोई रोल है नहीं आपका। ठीक है, इस रिकंसिलेशन में बात करें तो वो आप एक बार टोटलिंग में मैच कर सकते हो। बट अगर आपका R1 का डाटा सही तरीके से पुट हुआ है तो आपका HSN वाइज भी जो समरी गई है वो भी ओके ही है। तो सबसे पहले हम इसी को चेक करेंगे। ये IGST हो गया हमारा, और ये हम CGST भी डाल लेते हैं, इसमें कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारा सितंबर फिल हो चुका है। अब इसमें चेक कर लेते हैं हमारी कोई B2C CN है, इसमें हमारी क्या है, CN है। B2C तो थी नहीं, 7 में को चेक कर लेते हैं दोबारा, नहीं है। तो ये हमारे CN हो गए 5150, इसको हम फिल ही कर लेते हैं। -423, IGST 252 हो गया हमारा, CGST। ठीक है, तो आप अभी आप एक बार चीज देखना, ये जो मेरे डिफरेंसेस हो रहे हैं ये देखो जीरो होते जा रहे हैं हमारे डिफरेंसेस, कोई डिफरेंस नहीं है अभी तक मेरे सीट में ना। अब हमारे 2 क्वार्टर रह चुके हैं, उनको भी हम फिल करके देख लेते हैं। जहां हमारी इसमें मिस्टेक आएंगी उसको हम डीपली चेक करेंगे। पहले अभी हमारा फर्स्ट काम यही रहेगा कि पहले हम इसको फिल कर लें जो हमारा डाटा पोर्टल हमने डाला था। ये हमारा अक्टूबर है, इसमें भी हमारे पास CN और B2 भी है, तो इसको भी हम फिल कर लेते हैं अक्टूबर में।
ये हमारा हो गया अक्टूबर, ये हो गया हमारा आईजीएसटी। देखो इसके है ना रिक को बनाने के मैंने आपको बताया है, पहले भी बताया भी आपको, सबके अपने अपने एक तरीके होते हैं। तो मैं तो वो तरीका चूज करता हूँ जो मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड ना हो और सामने वाले के लिए भी कॉम्प्लिकेटेड ना हो, जिसको मेरे को समझाना पड़े। तो सिंपलीफाई या सिंपल तरीके से आपको रिकंसिलिएशन बनाए जो आपको समझ आए, मतलब कह सकते हैं कि अपनी लैंग्वेज में बनाओ। ये जरूरी नहीं है कि मेरे को इंग्लिश आती है, हिंदी आती है। तो अगर आपको कुछ हिंदी आती है तो आप जो भी प्रेजेंटेशन बना रहे हो आप हिंदी में ही बनाओ, क्योंकि आपको समझ आ रही है। तो ऐसे ही डाटा का है कि आपको जो समझ आ रहा है जिस बेस पे आप उसका रिप्लाई दे सकते हो तो उसी के बेस पे बनाओ। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि इसको इस तरीके से बनाना है, उसने इस तरीके से बनाना है, कुछ नहीं है, आप अपने तरीके से बनाओ। तो ये इसको भी हमको सॉरी, ये क्या है हमारा अक्टूबर है, अक्टूबर में फिल कर रहे हैं अभी हम। -9800 और -1764। तो ये हमारा अक्टूबर हो गया। अब आ जाते हैं हम नवंबर पे। अब आ जाते हैं हम नवंबर पे। अभी भी हमारा इसमें टाइम लग रहा है और टाइम अभी लगेगा भी, क्योंकि अभी तो हमारा हमें 3B से भी इसमें डिटेल फिल्स करनी है और हमें 2B से भी फिल्स करनी है। ये हमारा नवंबर हो आ चुका है, नवंबर इसको व्यू कर लेते हैं नवंबर को। इसमें भी हमारे पास दो चीजें हैं, तो इसको भी हम पुटअप कर लेते हैं वहां पे। नवंबर, ये आईजीएसटी हो गया हमारा, इसको भी यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। और इसमें हमारा सीएन था -8000, सीएन हमारा ये हो गया -8000 और 720 हमारा टैक्स हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया नवंबर का। एक बार सीट भी सेव करते रहना, ताकि अगर ये गलती से बंद हो जाए क्या हो जाए तो आपकी मेहनत खराब ना हो। तो सीट को सेव करते रहना आप। दिसंबर पे आ चुके हैं हम, ऑलमोस्ट ये वाला R1 हमारा कंप्लीट होने वाला है और हमें डिफरेंसेस भी अभी हमें पता ही चल जाएंगे। तो मेन हमारा R1 का ही होता है सबसे ज्यादा तो इसमें, क्योंकि उससे क्या है सामने वाली पार्टी को इनपुट मिलता है। तो कोई बिल रह तो नहीं गया है, कभी हमें बाद में पता चले कि भाई अब ये बिल छूट गया था और वो दिखाना है, तो हमारे लिए भी दिक्कत होती है। दिखा तो हम सकते हैं, बट उसमें क्या है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में डाटा चला जाता है। अमेंडमेंट तो कर सकते हैं हम, हमारे पास ऑप्शन है कि हम सितंबर तक कर सकते हैं। बट अब मैं तो ये कहूंगा कि आप ये जो रिकन्सिलेशन करते हैं मार्च के बाद ना करके आप फरवरी में ही बनाओ इसको, जब आप फरवरी की रिटर्न फाइल करो, कि अगर कोई छूट चुका है तो उसको साथ के साथ मार्च में सबमिट करके खत्म करो उसको, जब आप मार्च की रिटर्न भरोगे। अब हम दिसंबर और फिल कर लेते हैं इसमें। दिसंबर, ये हमारा थर्ड क्वार्टर है और इसको भी हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या डाटा है। B2C नहीं है इसमें भी हमारे पास, कोई बात नहीं, यहाँ भी चेक कर लेंगे एक बार। ये डिटेल्स डाल दी मैंने। ठीक है, ये CGST भी डाल देते हैं, CGST हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार। CN था हमारे पास, B2C है नहीं इसमें, और CN हमारा इसमें है, सॉरी कहाँ चला गया, CN है या नहीं है, नहीं है CN इसमें हमारे पास नहीं है। हाँ, डिफरेंसेस भी नहीं आ रहे ना, ठीक है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, CN हमारे पास नहीं है इसमें। अब देख लो इसमें, सॉरी 9B कहाँ, ये रहा, 9B में ही मिलेगा आपको CNB। तो कुछ नहीं है हमारे पास। तो क्वार्टर थर्ड तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, HSN समरी भी यहाँ से अगर आप करना चाहो ना तो अलग हर क्वार्टर की वाइज कर सकते हो, अगर आपका क्वार्टरली है या मंथली बेस पे अलग कर सकते हो। उसमें वैसे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसका हमारे पास ऑप्शन होता है R1 में, सॉरी 9 में फिल करने के लिए, उसको ठीक करने का ऑप्शन होता है। बट मैं R1 का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि सामने वाली पार्टी के अगर कोई बिल छूट गया था तो आपको नहीं पता, तो उसका रिकन्सिलेशन अभी कर लो, ताकि अगर आपको कोई पता चले कि ये बिल रह गया तो उसको आप डाल सको।
तो उस केस में ये इम्पोर्टेंट है बनाना। तो ये अब हम आ जाते हैं इस पे 4 क्वार्टर पे, 25-26 का 4 क्वार्टर, यानी अब हम जैन की बात करेंगे। जनवरी का डाटा फिल कर लेते हैं, व्यू कर लेंगे इसको, और इसमें भी हमारे पास CN और B2B है, इसको भी फिल कर लेते हैं। इसको भी यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करेंगे, सेम इसी तरह कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा CGST हो गया। SGST में टाइप करने की जरूरत है नहीं, इसमें मैंने फॉर्मूले लगाए हुए हैं। सीट को बनाने में मुझे टाइम लगा था, ऐसा नहीं है सीट 1 मिनट में बन गई थी, इसको बनाने में मुझे काफी टाइम लगा था सीट को। और मैं तो यही रिकन इसी 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 शीट को ही प्रेफर कर समझता हूँ कि इसी को ही बनाता हूँ मैं और कोई फॉर्मेटिंग में नहीं बनाता, मैं इसी के उस बेस पे बनाता हूँ। हाँ, वो ऑडिट वाली जो 9C होती है उसके बेस पे मैं एक समराइज जरूर अलग तरीके से बनाता हूँ, वो एक अलग चीज है। ये हमारा CN हो गया -450, ये देखो R1 में ये रहा, और 40.50 SGST हो गया, CGST। ठीक है, और फैब में आ जाते हैं एक बार। इसमें मिस्टेक नहीं मिलेगी मेरे डाटा में, क्योंकि मैंने फरवरी में ऑलरेडी इसका एक बार R1 का रिकॉर्ड करा था मैंने टैली में ही। तो अब हमें बात ये चेक करना है कि हमारी कोई 3B में तो कोई शॉर्ट नहीं गई हुई, सेल शॉर्ट गई हुई है या फिर ज्यादा गई, वो हमें चेक करना है। R1 तो हमारी ओके है, लगभग ठीक दिख रही है हमारी R1। ये हम अब फरवरी का फिल कर लेंगे। भाई सेम फरवरी का है। इसको इसमें आपको 3-4 चीजें तो डालनी है, देखो वो तो कंपलसरी है ही। पहले बुक्स का तो डालना ही है, उसके बाद R1 हो गया, 2B हो गया और 3B हो गया। ये आपको 4 चीजें डालनी है बुक से, और पोर्टल से आपको 3 चीजें डालनी है, 2B और क्या कहते हैं अपना 3B और R1। ये फैब का हो गया, फैब का भी देख लेते हैं एक बार। ये फैब का भी हमारा होने वाला है, ऑलमोस्ट हमारा हो ही चुका है। CN 2150 -2150 हमारा ये हो गया, 342 -342 और -22.50 -22.50। ठीक है, अब हमारा एक मार्च रह चुका है, उसको भी हम फिल कर लेते हैं एक बार। लास्ट क्वार्टर का लास्ट मंथ रह गया इसमें, वो भी हम फिल कर लेते हैं, 25-26। और ये रिकंसिलेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ITR का सीजन चल रहा है, ITR फाइल हो रही है। तो ITR फाइल कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको एक बार रिकंसिलेशन इंपॉर्टेंट है बनाना, कि हमारी सेल वहां तो मिसमैच नहीं है, क्योंकि हमें इनकम टैक्स में भी इसकी डिटेल डालनी पड़ती है कि हमारी क्या सेल थी हमारी, तो वहां आपकी मिसमैच नहीं होना चाहिए। कभी इनकम टैक्स में आपकी टर्नओवर अलग गई होगी और GST में, तो ये मिसमैच क्रिएट करने से आपके नोटिस के चांसेस 100% बनेंगे। तो आप एक बार इसको वेरीफाई करने के लिए रिकंसिलेशन जरूर करो आप। थोड़ा टाइम लगता है, बट ये है कि चीजें स्मूथली हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। तो ये मार्च हो गया हमारा। इसका IGST डाल लेते हैं। अभी मुझे पता चल जाएगा R1 का तो इसमें कोई दिक्कत है या नहीं है, इसी शीट से ही पता चल जाएगा मुझे कि मेरी R1 जो पोर्टल पे गई हुई है वो ठीक गई हुई है नहीं गई हुई है। अब तक मुझे ठीक दिख रही है। ये B2C भी है इसमें, B2C भी फिल कर लेते हैं हम इसमें। वो एक बार CN भी देख लेते हैं इसमें, 9B में CN भी है -27,450, 27,750, 27,750 और 49,995। ठीक है, ये अब मैंने है ना पूरा अप्रैल से लेके मार्च तक डाटा फिल कर लिया है। अब मान लो आपसे कोई गलती हुई है, क्या हुई है, अगर आपके डिफरेंसेस आए तो या तो आप एक बार पोर्टल से क्रॉस वेरीफाई करो। वैसे मैंने कॉपी पेस्ट करा है तो इसमें कोई गलतियां नहीं मिलेंगी। बट अगर आप मैनुअली टाइप करते हो, मैनुअली में कई बार क्या होता है कि जीरो
या कोई आपसे डिजिट फिल नहीं हुई, तो उस केस में आपका डिफरेंसेस आ सकते हैं। अगर नहीं आपने प्रॉपर फिल करा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका डाटा गलत गया है, अगर आपका फिर भी डिफरेंस आ रहा है। तो मेरे केस में आप देखो एंड तक, अब आ जाते हैं इस पे ग्रैंड टोटल पे। आप इसमें देखो कि ये देखो मेरा कोई डिफरेंसेस नहीं है, ये 1 रुपए का, ये भी टोटलिंग मार के जीरो हो रहा है, तो कोई डिफरेंसेस नहीं है। पॉइंटों की वजह से आ रहा होगा ये भी, या राउंड ऑफ की वजह से, तो कोई डिफरेंसेस नहीं है। मतलब मेरा R1 का जो टैली का डाटा है और पोर्टल का डाटा है बिल्कुल ओके है। मतलब मेरे रिटर्न मैंने जो फाइल करी है वो ओके, सही तरीके से फाइल करी है। तो मेरी ये सीट फिल हो चुकी है। एक बार इस सीट में हम ये देख लेते हैं R1 का डाटा कितना है। 14862 आ रहा है, और यहाँ जो आ रहा है हमारा 14862, ये भी ठीक है। इसको भी एक बार आप मैच कर लो, क्योंकि कई बार क्या है कि मैंने इसमें सीट तो मैंने प्रॉपर बनाई है, पर कई बार क्या है फॉर्मूले हट तो नहीं गए। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। 19,976 IGST आ रहा है, 19 लाख ये ठीक है, और 387,122 आई CGST। तो ये हमारी देखो ऑटो फिल हो चुकी है ये सीट। यहाँ हमें नहीं फिल करनी पड़ेगी, ये हमारा टाइम बच गया। मतलब कितनी जगह टाइम बचा है हमारा इसमें, यहाँ हमें फिल नहीं करनी पड़ी, और एक यहाँ फिल नहीं करनी पड़ी। अब सिर्फ हमें फिल करनी पड़ेगी यहाँ। ये जो पोर्टल है, ये जो कॉलम है, यहाँ पे भी ऑटो फिल आएगा। तो मेरे ख्याल से इस शीट में हमारा सिर्फ एक काम रह गया कि ये वाली डिटेल फिल करनी है। और अब हमारे पास इनपुट में भी हमारे पास दो तीन चीजें हैं। एक तो ये वाली तो करनी है हमें 3B, और एक हमारे पास 2B और करनी है। तो पहले हम इसको आउटपुट को करते हैं, फिर इनपुट की बात करेंगे। इन आउटपुट में जो डिटेल फिल करेंगे, देखो आप समझो, ये क्या है, आउटपुट लाइबिलिटी एज पर अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये हमने टैली के अकॉर्डिंग फिल कर लिया है। अब 3B कि हमारा जो डाटा टैली में है वही 3B में गया है नहीं, तो उसको वेरीफाई करने के लिए हमें ये डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। तो अब आ जाते हैं दोबारा, हम वही सेम प्रोसेसर रहेगा इसका। दोबारा से रिटर्न में आएंगे, और सेम वही हमें मंथ वाइज। और इसमें तो चलो, इसमें हमारे पास एक अच्छी चीज है, इसका क्वार्टरली डाटा है। तो इसमें सिर्फ हमें 4 क्वार्टर का ही फिल करना है, तो ये थोड़ा सा टाइम हमारा सेव हो गया है कि हमें पूरे मंथ का नहीं फिल करना पड़ा है। R1 के जिसकी मंथली होती है, जिसकी मंथली रिटर्न है, जो QRMP में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसका तो मंथली फिल होगा। तो हमारे केस में है ही नहीं। आप देखोगे, अगर मैं दिखाऊं आपको मई, तो मई में मेरे पास 3B का कोई ऑप्शन ही नहीं अनेबल होगा, नहीं आया ना। तो आपको सिर्फ जून का ही फिल करना है, ये क्वार्टरली के केस में जो KRMP में रजिस्टर्ड है। तो अब हमें इसको व्यू करना है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, आपको इसमें जो डाटा डालोगे, वो आपको यहाँ पे इसमें खिचड़ी नहीं पकानी है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपको वही वैल्यू डालनी है। मतलब RCM वाली वैल्यू इंक्लूड करके नहीं डालनी है। तो आपको ये इसको इस टैब पे क्लिक करके फिल करना है। आपको ये देखना है कि इसमें कोई आपका RCM का तो नहीं है। अगर आपका इसमें RCM का है, तो आप सेम ऐसे कॉलम को एक जगह कॉपी पेस्ट कर लो, और साथ के साथ RCM की डिटेल एज पर पोर्टल बनाते रहो, है ना। और बुक्स के अकॉर्डिंग बाद में बना लेना। तो मेरे केस में वैसे RCM है ही नहीं, मैं आपको बता दूं, तो इसलिए मैंने इसमें दिखाया भी नहीं है, क्योंकि मैं बिना उसके आपको समझा नहीं पाता। या तो मेरे पास RCM वाली कोई होगी तब मैं उस पर बनाऊंगा। वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो अगर आपको ये समझ आ जाएगा ना, तो वो भी समझ आ जाएगा फिर। RCM का रिक को आपको हमेशा अलग बनाना है, इसमें मिक्स नहीं करना है। तो यहाँ पे इसको, इसमें भी मैं सेम कॉपी पेस्ट ही करूंगा इसको। अगर ये कॉपी पेस्ट हो जाता है तो ठीक है, ये भी हमारा टाइम सेविंग होंगे कहीं ना कहीं। सॉरी, ये अप्रैल में नहीं डालना था हमें, ये हमें डालना है जून में। इसको हम इसको 0 कर देते हैं, और IGST कर देते हैं एक बार। ये हो गया। तो यहाँ में थोड़ा टाइम कम लगेगा, क्योंकि ये हमारे पास सिर्फ हमें 4 क्वार्टर का डालना है। ये फिल हो गया। अब ये देखो ऊपर डिफरेंसेस आ रहे हैं, यहाँ पे भी डिफरेंसेस आ रहे हैं। अब हम इनका टोटल करो पूरे क्वार्टर का, 0 हो गया, ये देखो 0। तो ये भी आपको देखना है, ये देखो ये 0 हो गया। बट एक बार आप कैश को फिल कर लो, पूरी पूरी शीट को फिल कर लो, और फिर टोटलिंग में देखो कहाँ डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो ये डल चुका है हमारा। अब दोबारा से रिटर्न पे, सॉरी, इसमें एक काम करते हैं हम साथ के साथ, है ना, ताकि हमें दोबारा ये शीट फिल ना ओपन ना करनी पड़े। तो इससे हमारा टाइम सेविंग होगा। साथ के साथ हम इनपुट की जो 3B में जो है हमारी, वो डिटेल भी साथ के साथ फिल कर लेते हैं, है ना। हम वरना हमें सेम प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। दोबारा ये 3B खोलनी पड़ेगी अप्रैल की। हम 4 नंबर टैब है जो हमारा एलिजिबल IT, इसको ओपन करेंगे। और यहाँ पे जो हमारे पास ITC है, ये रहा नेट ITC अवेलेबल, इसको हमें कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है जून में।
मई जून में। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक साथ दो काम हो जाएंगे, आउटपुट का भी हो जाएगा और इनपुट का भी हो जाएगा। अगर मैं आउटपुट आउटपुट फिल करूंगा फिर मुझे दोबारा सेम से यही शीट फिल, सॉरी टैब ओपन करना पड़ेगा जीएसटी का, तो उसमें क्या है, टाइम खराब होगा, इसलिए मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ। तो दोबारा आपको इसमें जाना है रिटर्न्स में, और पीरियड सिलेक्ट करना है, क्वार्टरली सितंबर हो गया हमारा, और दोबारा हमें क्या करना है, 3B ओपन करनी है, और भाई सेम प्रोसेस है जैसे अभी हमने जून का फिल करा था, ऐसे इसको हम फिल कर लेंगे सितंबर के को, तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट पेस्ट आपको क्लिक करके करना है, ये देख लेना नॉर्मली पेस्ट नहीं होगा कि आपने यहाँ से कॉपी कर लिया और सेम पेस्ट कर दिया, नहीं होगा, आपको सेल के अंदर सिलेक्ट करके फिल करना है। ये देखो हो गया। अब हम इनपुट की भी फिल कर लेते हैं, इसकी सितंबर की डिटेल, एक साथ दो काम हो जाएंगे हमारे और टाइम भी हमारा सेव हो जाएगा। आप इसको अंदर ही खोल के फिल करना, क्योंकि एक बार आपको पता भी चल जाएगा ना कि इन रिटर्न में अंदर क्या किस तरीके से कुछ प्लस माइनस तो नहीं हुआ, कोई आपने रिवर्स किया हो, तो वो डिटेल्स पता चल जाएंगी। डाल तो इसको बाहर से भी सकते हैं हम, ये जो दिखाएगा अंदर वो बाहर भी दिखाएगा, बट ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कोई आपने रिवर्स कर रखा हो पिछले साल का या क्या है, तो उस केस में आपको क्या है, ध्यान देना है। तो ये हमारा फिल हो गया, फिर दोबारा से हम आउटपुट पे आ जाते हैं और दिसंबर की फिल कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम दिसंबर पे। अब हमें क्वार्टरली चीजें अपलोड रहेंगी क्योंकि 3B से रिलेटेड ही है, और मैं इसको क्वार्टरली फिल करूंगा। आप इसको 2B को जो करूंगा मैं इसको क्वार्टरली फिल करूंगा, मंथली फिल नहीं करूंगा, क्योंकि जो 2B कैलकुलेट होगी वो मंथ उस पर ही होगी, क्वार्टरली के बेस पे। और अब हमारा दिसंबर का आ गया, तो उसको दिसंबर को ओपन कर लेते हैं, और अब हम आ गए इस वाले टैब पे 3B पे, इसको ओपन कर लिया हमने, और सेम वही इसको 3.1 को हम क्लिक करेंगे और यहाँ से सेल की डिटेल, जो भी डिटेल्स हैं यहाँ फिल कर लेंगे। ये सेम हम वही प्रोसेस कर रहे हैं, इसको फिल कर लेते हैं। ये हमने फिल कर लिया। ठीक है, अब से इसी में क्या है, हम इनपुट का भी डाल लेते हैं, फिल कर लेते हैं। ये देखो और कुछ तो है नहीं इसमें। मेन बात है, अगर आपको शीट समझ आ जाएगी ना तो आप खुद कर लोगे कैसे क्या करना है। मेन बात शीट समझने की है कि किस तरीके से रेडी करना है। ठीक है, तो ये अब रह गया हमारे पास सिर्फ मार्च का। अब मार्च का और कर लेते हैं, लास्ट क्वार्टर है हमारा, इसको और देख लेते हैं। हमें डिफरेंसेस अभी पता चल जाएगा कि हमारी बुक्स और 3B एज पर जीएसटी सेल, एज पर सेल बुक्स वर्सेस 3B के मैच है या नहीं है, उसका डिफरेंसेस अभी निकल के आ जाएगा। मतलब कि यहाँ बात करें हमारे सेल की, तो सेल का डिफरेंसेस अभी निकल जाएगा, फिर हम करेंगे वर्किंग इनपुट पे। डाटा आपको सही तरीके से देख के फिल करना है कि आपका जो पीरियड सिलेक्ट कर रहे हो ठीक कर रहे हो नहीं कर रहे हो, पीरियड आपको सही सिलेक्ट करना है, वहां जल्दबाजी नहीं करनी है। कभी आप जल्दबाजी करो वरना आपको दोबारा से इसको पीछे से बैक करके दोबारा सारा मैच करना पड़ जाएगा। टैली से तो थोड़ा इजी हो जाता है, पर पोर्टल पे क्या है ना, बार बार मैच करने में सेम रिटर्न, पीरियड सिलेक्ट करना, ईयर सिलेक्ट करना, फिर मंथ सिलेक्ट करना, ये थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस हो जाता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। IGST फिल कर लो यहाँ पे, और ये हम डाल लेते हैं अब CGST, ये हमने डाल लिया। अब आपने एक चीज देखा हो तो देखो, यहाँ मंथ में तो डिफरेंस आ रहा है, मंथ में इसलिए आ रहा है भाई क्योंकि जब मंथली गया ही नहीं है डाटा तो डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, क्वार्टरली में आके जीरो हो रहा है। चलो ठीक है भाई, अब आप ग्रैंड टोटल देखो, यहाँ पे भी जो डिफरेंसेस हैं वो जीरो हो चुके हैं, है ना। तो मेरा डाटा जो टैली का जो मेरा डाटा है, एज सेल एज पर बुक्स और सेल एज पर 3B बिल्कुल मैच है। अगर आप पे डिफरेंसेस हैं तो वो आपको देखना है कि क्या डिफरेंसेस है। वैसे अगर आपकी R1 मैच हुई है, क्योंकि डिफरेंसेस कहाँ से पकड़ में आएगा, R1 से। अगर आपकी R1 गलत गई है या कोई बिल ऐसा था कि भाई आपने अब मार्च के बाद दिखाया है, तो उसकी लाइबिलिटी आपने पहले ही पे 3B में मैनुअल पुटअप करके डाली है, या फिर
वो बाय डिफॉल्ट जो ऑटो पॉपुलेटेड होती है उसके बेस पे आपने नेक्स्ट ईयर में कैलकुलेट करी है। तो वो कैसे फिल करी है वो आपको देखना पड़ेगा कि आपने मैनुअली, जैसे मान लो सपोज करो कि मेरे पास कोई पिछले साल का डाटा था, ठीक है, मेरा कोई सॉरी मार्च 25 का बिल था, मैंने क्या करा अप्रैल 25 में डाला हुआ, बट मैंने क्या करा उसका जो टैक्स था उसी पीरियड में ही 24-25 में उसका टैक्स पे कर दिया। अब जब मेरे पास अप्रैल का जो क्वार्टर में जो 3B ऑटो पॉपुलेट हो गई उसको क्या है मैंने मैनुअली उसको फिगर आउट, मैनुअली उसको एडिट करा कि मेरी जो ज्यादा दिखा रही थी उसको मैंने कम करा, क्योंकि मैं क्या है उसको ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूँ, तो मैं दोबारा टैक्स पे क्यों करूँ। तो हमारे पास क्या है ना सपोर्टिंग बन जाती है कि भाई मैंने इसका जो मेरा इनवॉइस है उसका मैंने मार्च में टैक्स पे कर दिया, दिखाया मैंने अप्रैल में है कोई बात नहीं, पर मेरी 3B पेंडिंग थी, तो उसका टैक्स मैंने, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कोई जीएसटी नंबर कैंसिल था और 3B में मैंने उसका टैक्स जमा करा दिया, और R1 में मैंने अप्रैल में दिखाया अप्रैल 25 में। तो अप्रैल 25 में अगर मैं कोई बिल दिखाऊंगा R1 का तो वो क्या करेगा, जो मेरी मंथली 3B है या फिर मेरी क्वार्टरली 3B है उसमें ऑटो उसका टैक्स कैलकुलेट करेगा उसी मंथ में। तो हम क्यों पे करेंगे भाई, हमने जब मार्च में ही ऑलरेडी पे कर चुका था तो मैं दोबारा क्यों पे करूंगा, क्योंकि इसका तो जीएसटी नंबर कैंसिल था। अब जीएसटी नंबर चालू हो चुका है तो मेरी इसमें हेडेक नहीं है कि मैं दोबारा पे करूंगा, तो इस चीज से आपको पैनिक नहीं होना है। जब आप एक बार टैक्स पे कर चुके हो ना ऑलरेडी तो उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप, हाँ, अगर आपने मार्च में नहीं पे करा है तब आपने अप्रैल में आपको करना पड़ेगा। उसमें क्या है, अगर आपने इसमें से यहाँ पे लेस करके दिखाना है, यहाँ से एक कॉलम सॉरी एक रो ऐड करनी है और उसमें यहाँ पे ये डिटेल डालनी है कि ये माइनस ये पे हमारा पिछले साल का टैक्स है जो मैंने इस साल में 3B में मैच करा पे करा है। तो उससे क्या है आपकी करंट की 3B का टोटल निकल जाएगा, पिछला आप इसमें से लेस कर लोगे। इसी के बेस मैंने ये बनाया है। देखो इसमें क्या है, इसमें मेरे को क्या पता चलेगा इनपुट में मैंने 24-25 का आईटीसी, जैसे मैं 25-26 की बात करूं तो 24-25 का आईटीसी कोई ऐसा था जो किसी ने भाई रिटर्न लेट फाइल करी थी मार्च के बाद तो उसका अप्रैल में आया। अब भाई अप्रैल में आएगा तो मैं तो आईटीसी तो अप्रैल में ही क्लेम करूंगा ना, पहले तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि इनपुट का तो सीधा सा रूल है कि जब आपका 2B में पॉपुलेट होगा तभी आप क्लेम कर सकते हो। तो उसी के बेस पे अगर कोई मान लो मार्च का कोई इनवॉइस था हमारा 24-25 का, अब मैंने क्लेम करा है इसमें, सॉरी 25-26 में क्लेम करा है, तो मेरे को यहाँ उसमें लेस करके दिखाना पड़ेगा भाई कि मेरा 24-25 का इनपुट है, तभी तो मेरी 3B करंट की 3B निकलेगी। तो इसलिए मैंने ये रो ऐड कर रखी है, समझ रहे हो वहां बात। और अगर आपका कोई करंट का आईटीसी है 25-26 का, कि भाई मेरा 25-26 का कोई बिल था 50,000 का और उसका आईटीसी अप्रैल 26 में आया मेरे पास, तो उस केस में क्या होगा आपका यहाँ पे जो 3B है वो कम दिखाएगी और बुक्स ज्यादा दिखाएगी, यहाँ डिफरेंसेस निकलेगा, यहाँ प्लस में आ गया भाई 3B बुक्स में ज्यादा है 3B में कम है, ये आपका यहाँ पे 3B में ज्यादा आ जाएगा, और सॉरी मतलब 3B में नहीं 2B में, 2B में आपका उस बिल का डिफरेंस निकलेगा, 2B में कम आईटीसी दिखाएगा और बुक्स में ज्यादा दिखाएगा। पर वो नेक्स्ट ईयर क्या है, नेक्स्ट ईयर आपका वहां पे मैच हो जाएगा, एक जगह प्लस दिखाएगा एक जगह माइनस दिखाएगा। तो उसी के बेस पे आपको क्या करना है यहाँ पे इस तरीके से ऐड करनी है, ठीक है। वो आप जिस भी मंथ में आपने क्लेम करा है कि भाई आपने अप्रैल में क्लेम करा था मई में क्लेम करा था, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग ऐड कर रखे भाई अप्रैल में इसका आईटीसी आया था, जून मई में आया था, ठीक है, या जून में आया था। अब मैं इसको क्वार्टरली, ये शीट मैंने मंथली के बेसिस पे बनाई थी किसी की, तो अब मेरी क्वार्टरली है, तो ऑब्वियसली मैंने जो इसका आईटीसी क्लेम जो करा है भाई पेमेंट के तौर पे तो मैंने उस मंथ के हिसाब से टैक्स बनाया था, बट जो क्लेम करा है वो जून में ही क्लेम करा होगा। अगर ऐसा कोई मेरे पास इनपुट आया तो मैं यहाँ सिर्फ जून के ही लिए एक रो ऐड करूंगा और उसके बेस पे बनाऊंगा, तो इस रो को मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बना के ये, कि मुझे भी नहीं पता कि इसमें अभी ऐसा कुछ हो सकता है आईटीसी का, कि मेरे पास कोई 24-25 का ऐसा कि कोई इनपुट था जो मेरा 25-26 में क्लेम करा है, या फिर कोई 25-26 का ऐसा इनपुट है जो मैंने सॉरी 25-26 का इनपुट 26-27 में क्लेम करा है, अभी इसमें जून में जो अभी हमारी रिटर्न गई उसमें क्लेम करा है। तो वो मुझे भी अभी इसको फिल करने के बाद ही पता चलेगा। इनपुट की बात करें तो सेल की हमारी कोई इसमें मिस्टेक नहीं है, तो सेल का डाटा हमारा देखो ओके है, हर जगह आप देखना इसमें तीनों हमारे जो एज पर बुक्स वर्सेस 3B, एज पर 3B वर्सेस R1 वो भी हमारी मैच है, और एज पर बुक्स वर्सेस R1 ये भी हमारी मैच है, ठीक है। तो ये मैंने तीन इसमें बनाई हुई है, तो ये मेरे बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो ये ओके हो गया। अब आ जाते हैं हम इनपुट। अब हमारी इनपुट की ही ये रहेगी शीट, सिर्फ ये फिल करनी रहेगी, इसको भी हम फिल कर लेते हैं। अब ये हमारा सॉरी इसका रह गया था क्या, इनपुट का रह गया था, इनपुट भी हम डाल ही लेते हैं एक बार मार्च का, ये चेक कर लेते हैं एक बार हम इनपुट। तो उससे क्या भी हमें डिफरेंसेस देखो यहाँ भी पता चल जाएगा कि हमारे क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, कि हमने कोई गलत आईटीसी था तो उसको हम रिवर्स कर देंगे, और नहीं था अगर हमारा ओके है तो फिर हम क्या है उसको कर लेंगे ओके, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है।
अब ये डाटा फिल कर दिया मैंने। अब आप एक चीज देखना, आप एक चीज समझो, पहले मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ये आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करना कि जिस भी पिछला कोई था वो अपने यहाँ क्लेम करा है। वो कैसे पता चलेगा भाई, 3B से तो पता नहीं चलेगा, ये तो एक समरी है। समरी में तो आपको बाइफरकेशन थोड़ी होती है कि आपने किसके, इसके बेस पे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है क्या होता है, 2B, क्योंकि 2B चल रहा है अब तो 2B के बेस में आप 2B में चेक करोगे कि मेरा क्या क्या इनपुट है। वहां से आप बिल देखना कि कोई पिछले साल का तो बिल नहीं है। तो अभी मैं आपको देखो दिखाऊंगा कि मेरे पास कोई ऐसा बिल तो नहीं है। पहले तो डिफरेंसेस की बात करते हैं, डिफरेंसेस देखते हैं। मेरे पास जो डिफरेंसेस आ रहे हैं 344 आ रहा है। ये कह रहे हैं कि मेरे जो बुक्स में आईटीसी है वो 17,73,695 का है, मतलब बुक्स में कम है और 3B में ज्यादा है। या तो इसमें मेरे पास क्या हुआ है, या तो इसमें मेरे पास ये हुआ होगा कि भाई या तो कोई पिछले साल का कोई मेरा बिल है जो इस ईयर में क्लेम हुआ है, जून में क्लेम हुआ है। उसको कैसे चेक करेंगे, जून की मैं 2B डाउनलोड कर लूंगा, उसको ओपन करूंगा और उसको चेक करूंगा। एक तो ये केस हो गया। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड केस क्या है कि या तो इसमें मेरे पास ऐसा इनपुट क्लेम हो चुका है, और सॉरी इसमें 3B में, कि या तो जो मुझे क्लेम नहीं करना था, या फिर कुछ क्लेम कर लिया मैंने, छोटा मोटा कोई एक्सपेंसेस का होगा जो मेरा क्लेम करना होगा, वो मैंने 3B में तो डाल लिया, बट मैंने इसमें बुक्स में नहीं डाला। तो उसको कैसे चेक करेंगे, उसको भी आप 3B की वजह से चेक करोगे, 3B से। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, इसको भी आप देख सकते हो, देखो क्वार्टरली क्वार्टरली आप इसको देखो, जीरो हो गया और यहाँ पे भी हमारा जीरो हो गया। मतलब कि यहाँ हम कह सकते 222 का डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो इसको हम चेक करेंगे किस लिए आ रहे हैं, कि भाई ये हमारा जो आ रहा है, यहाँ हमारा 78,962 आ रहा है 3B में, और यहाँ पे हमारा 79। तो ये तो चल सकता है कोई बिल होगा भाई आगे शो करेगा, वो कोई बात नहीं। ये डिफरेंसेस पता कैसे चलेगा, ये पता चलेगा हमारा इससे, अ, जब हम इसको 2B की डिटेल को फिल कर लेंगे। 2B की डिटेल फिल करने के बाद हमें क्या पता चलेगा, बुक्स वर्सेस 2B से हमारा डिफरेंसेस निकलेगा। जब ये फिगर मैं फिल कर दूंगा तब मेरे पास डिफरेंसेस निकल के आएगा कि भाई ये डिफरेंसेस है। 3B से तो मेरे को पता चल गया, पर अब हमें 2B में भी तो देखना है। 2B में क्या देखेंगे भाई, 2B जो हमारे पास जो आएगा वो क्या है, कि जो हमारे पास 2B आ गया मतलब उसी के बेस पे हमने 3B क्लेम करी है। तो हमें 2B के अंदर देखना है कि कोई ऐसा इनपुट तो नहीं था कि जो क्लेम नहीं करना था और वो भी क्लेम कर लिया। अगर ऐसा है तो अभी हम उसको रिवर्स कर देंगे। जून में रिवर्स नहीं कर पाए कोई बात नहीं, सितंबर में रिवर्स कर देंगे, या फिर अगर जिसकी मंथली है हम कह सकते हैं जुलाई में रिवर्स कर देंगे, तो उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या हमारा डाटा मैच हो जाएगा। अच्छा चलो, एक तो ये बात थी। अब पहले हम फिल ही कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरी बात करेंगे कि इसको हम प्रॉपर और किस तरीके से मैच करते हैं। एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो इसमें क्या है। आप है ना जो 2A का रिकंसिलिएशन कर सकते हो, यहाँ से भी आपको पता चल सकता है। मैंने क्या है इसमें 2A का रिकंसिलिएशन करा हुआ है। ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करते हैं इसमें, वो भी उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि भाई टैली में जो हमारे परचेज के बिल है वो पोर्टल से कैसे मैच करें। तो वो उसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे। तो इसको हम अभी सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये कर लिया मैंने सिलेक्ट है। अब इसमें देखो आप गड़बड़ क्या है, इसमें मेरे पास दो गड़बड़, मतलब कहने का मतलब ये है कि दो मिसमैच है मेरे पास। एक कह रहा है कि मेरे पास जो बिल है मेरे पास बुक्स में अवेलेबल है और पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है। दूसरे में मेरे पास क्या है, अवेलेबल ओनली ऑन पोर्टल। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपका कोई ऐसा बिल है जो पोर्टल पे है और टैली में नहीं। चलो एक बार देख लेते हैं ऐसा कौन सा बिल है। अब ये देखो, जो हमारे जो बिल है वो ये बिल है, ये हमें क्लेम ही नहीं करने दे भाई। मारुति सुजुकी रिपेयर मेंटेनेंस का नहीं मिलेगा, रिपेयर मेंटेनेंस का कोई क्लेम नहीं मिलता है इनका ना। और बजाज फाइनेंस है, इसका भी कोई फाइनेंस का रिलेटेड भी कोई बैंक का अगर आपका है इनपुट है तो उसका क्लेम मिल सकता है। ये गाड़ी के रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चे का इनपुट नहीं मिलता आपको। ठीक है, ये पर्सनल चीजें होती हैं, इनका इनपुट नहीं मिलता है। ये उनको मिलता है जिनका ट्रांसपोर्टर का जिनका ट्रांसपोर्टर का बिजनेस है। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट है उन उसके केस में रिपेयर मेंटेनेंस का क्लेम मिलता है। बाकी छोटे मोटे हो जाते हैं, कई बार क्लेम कर लेते हैं, वो चल जाता है। तो ये तो मुझे पता चल गया सीधा सा भाई, ये डिफरेंस है। दूसरा देखते हैं, ये एक बिल ऐसा है जो मेरा बुक्स में तो है पोर्टल पे नहीं, मतलब इसने क्या है रिटर्न फाइल नहीं करी। ये जो बिल है इसने क्या है हमारा बिल नहीं दिखाया। या तो हम इससे बात करेंगे है ना, इसको हम बोलेंगे भाई आपने हमारा बिल नहीं दिखाया, क्यों नहीं दिखाया, तो ये यही बताएंगे। तो ये तो हमारा मैच हो जाएगा। पर अगर हम बात करें अगर हम इसके अकॉर्डिंग, तो इसमें तो हमारा यही शो कर रहा है कि इसके अकॉर्डिंग क्या पता चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग तो यही पता चल रहा है ना भाई कि आईजीएसटी के अकॉर्डिंग तो क्योंकि माइनस में आ रहा है, आईजीएसटी के अकॉर्डिंग ये पता चल रहा है कि हमारा कोई या तो इनपुट ऐसा क्लेम हुआ है, या तो कोई पिछले साल का था, या फिर कोई इनपुट क्लेम नहीं करना था। क्लेम नहीं करना वाला तो शायद हमने क्लेम करा ही नहीं, या फिर ये इसमें से 360 रुपए का हमारा फैब का ये क्लेम हो गया है।
तो इसको हम वेरीफाई करेंगे कि हम ये कैसे क्लेम हुआ है, या एक बार हम इसको मैच कर लेते हैं क्वार्टरली। ये देखो, आप देखो कि जो हमारा इनपुट है बजाज फाइनेंस का इनपुट क्लेम हो चुका है, 360 रुपए का यही डिफरेंसेस आ रहा है इस क्वार्टर में। जनवरी में देखो आप, जनवरी से फरवरी में हमारा 549 349 का आईटीसी, और हमने क्लेम जो 3 में करा इतना 549 710 का। तो यहाँ जो डिफरेंसेस आ रहा है 360 का, वो हमारा क्लियर हो गया डिफरेंसेस का। तो इसके बेस पे हम एक नीचे नोट्स डालते हैं, आईटीसी टू बी रिवर्स, इसमें डालते हैं आईटीसी टू बी, ये डिफरेंसेस देखो यही पता चलेगा हमें, रिवर्स इन क्या कहते हैं इसको हम, जुलाई जुलाई 2026 में। तो जुलाई 2026 में हमें ये इनपुट रिवर्स करना है, ये हमें पता चल गया। माइनस कितना करना है, 360 रुपए का, 360 मेरे को इसमें रिवर्स करना है। ठीक है भाई, चलो ये रिवर्स करना है, ये हमें पता चल गया। बट जो हमारा जो टोटलिंग में आ रहा है वो क्या आ रहा है, 314 रुपए का आ रहा है। मतलब कि 16 रुपए का कहीं ना कहीं इसमें भी गड़बड़ है। तो 16 रुपए का वैसे कोई ज्यादा गड़बड़ है नहीं, बट अगर आप कहते हो तो वो डिफरेंस भी हम देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, जिससे आपको क्या पता चल जाएगा। एक बार देख लेते हैं 16 रुपए का क्या डिफरेंस है, इसमें भी नहीं है हमारा। और बात करें तो हमारा जुलाई टू सितंबर, इसमें तो ऐसे नहीं पता चलेगा। वैसे ज्यादा डिफरेंसेस है नहीं, क्योंकि अगर हम अप्रैल से जून की अपनी मैच कर रहे हैं तो इसमें तो डिफरेंसेस है ही नहीं। तो हमारा कहीं ना कहीं डिफरेंस किसका निकल के आया ये, हाँ कुछ ना कुछ ये देखो आईजीएसटी में फर्क आ रहा है, टोटलिंग में कुछ ना कुछ फर्क आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा जो बिल है वो गलत डल रहा है टोटलिंग में। एक बार हम इसको 291 माइनस 630 करके देखते हैं। 291 माइनस 630, 339 रुपए, मतलब वही 340 का है। तो मतलब कहीं ना कहीं किसी की ना किसी पार्टी के ना बिल का फर्क है। तो वो भी चलो एक बार चेक ही करके दिखा देता हूँ मैं आपको, यहीं से ही पता चल जाएगा वो, क्योंकि इसमें मैंने क्या इम्पोर्ट किया कर रखा है ये। और अभी जब हम फिल करेंगे इसकी डिटेल, ये जो ब्लू में आ रहे हैं ये एज पर पोर्टल है, और जो ब्लैक में आ रहे हैं ये हमारे एज पर टैली है। तो अभी तक तो ठीक दिख रहा है हमें। इसमें इसमें मिल गया ये डिफरेंस, ये देखो 30 437 हमारे बुक्स में एक बिल है जो 30 437 का है, और पोर्टल पे जो फर्क आ रहा है वो ये आ रहा है 419 रुपये, मतलब इसके बिल में फर्क है। तो वही डिफरेंस 16 रुपए का निकल रहा है, वही हमारा यहाँ पे है। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, ऐसी कोई बड़ी चीजें नहीं है, तो इसको आप स्किप कर दो, इतना बड़ा डिफरेंस है नहीं। मतलब मेन आपको ये नहीं देखना कि डिफरेंस बड़ा है छोटा, मेन आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंसेस कैसे निकालना है। अभी मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे। दूसरा, जब आप जीएसटी या टू बी की शीट फिल करोगे, अभी आपको पता चल जाएगा। देखो इसमें एक चीज और क्या है, इसमें एक और हम ऐड कर सकते थे, एज पर बुक्स और एज पर टू ए। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो रिटर्न लेट फाइल होती है, भाई जैसे मान लो सपोज करो किसी ने मार्च 26 की जो रिटर्न थी वो लेट फाइल करी, अपनी 14 15 जब भी फाइल करी, तो उसका इनपुट हमारा टू बी में नहीं आया, है ना, नहीं आया। हमें कैसे पता चलेगा, जब हम टू ए से अपना डाटा फिल करें, क्योंकि टू ए में जब जो डाटा आता है वो लेट फाइलिंग करे चाहे टाइमली फाइलिंग करे, उसमें डाटा आना ही आना है आपका, है ना। तो यहाँ पे एक आप और ऐड एक रो ऐड करके इसको डिफरेंसेस बना सकते हो। दूसरा मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप नहीं बनाओ तो उसके लिए भी हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। आप क्या करो, टैली में टैली में आप टू ए का रिकंसिलेशन करो, कि भाई टैली में आप डाउनलोड करो टू ए का डाटा। कैसे करते हैं इसके बेस पे वीडियो बना देंगे। अगर आपको आता है तो आप टू ए का डाटा इसमें डाउनलोड करो टैली में, और बुक्स आपकी कंप्लीट है तो टैली में पूरे साल का डाटा आप इंपोर्ट कर लो टू जीएसटी से। अब आपका पूरा डाटा इंपोर्ट हो गया है, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके टैली में कौन से बिल नहीं डल रहे हैं, और ये भी पता चल जाएगा कि किसने रिटर्न लेट फाइल करी और हमने टू ए में आगे इनपुट क्लेम करा है। तो टू ए की यहाँ पे नीड पड़ेगी नहीं, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से बनाने की। बाकी आपकी चॉइस है, आप बनाओ तो बना लेना, बनाओगे तो अच्छा ही है। ठीक है, बनाना कोई बुरी बात तो है नहीं कि भाई बना रहे हैं तो काम नहीं है, तो अच्छी बात है। बट मैं ये कहूंगा कि अगर टाइम सेविंग करना है तो यहाँ पे इंपोर्ट करो सारा, और इससे फिल कर लो डिटेल, है ना। क्योंकि जब हम आईटीसीएम टू बी के बेस पे ही क्लेम करते हैं तो क्यों इसमें डिटेल, हम क्यों एक एडिशनल चीजें टाइम लगाएं।
बाकी कर सकते हो आप, कोई इशू है नहीं, ठीक है। तो हम पहले अब 2B का डाटा फिल कर लेते हैं इसमें। आपको चीजें समझ आ गई होंगी जो मैं समझाना चाह रहा था, तो आपको वो चीजें ही समझ आनी है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, मैंने आपको दिखा दिया। अभी इसमें 193 का डिफरेंस भी आ रहा है, एक बार ये भी चलो चेक कर लेते हैं किसका आ रहा है। 221 रुपये हमारा जून में आ रहा है, और यहाँ जीरो हो गया हमारा, यहाँ हमारा 765। चलो वो तो चलता रहेगा कि लेट फाइलिंग है क्या है, यहाँ मैच हो गया। मतलब अगर हम अक्टूबर से मार्च को मैच करें, तो ऑलमोस्ट 28 रुपये का डिफरेंस है, और यहाँ से मैच करें तो हमारा 221 का है, ठीक है। इसको भी चेक कर लेते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि या तो हमारा 54 रुपये ये भी कहीं ना कहीं हमारा क्लेम हो चुका है इनपुट। ये भी पता कैसे चलेगा, ये भी बताता हूँ, देखो कैसे पता चलेगा। और पता, अगर छोटा मोटा डिफरेंस है तो आप स्किप कर सकते हो, कोई ऐसी मतलब ऐसी कोई हेडेक है नहीं, पैनिक होने की जरूरत है नहीं कि भाई छोटा सा 50 10 60 रुपए का कोई इनपुट आपने क्लेम भी कर लिया गलत तो टाइम वो चल जाएगा, कोई ऐसे नहीं है इशू। बट प्रॉपर तरीके से करना है तो भाई कर सकते हो आप, कोई इशू है नहीं, वो भी कर सकते हो। तो अभी मैं इस रो को डिलीट नहीं करूंगा, तो पहले मैं इसमें आप जून की 2B फिल करूंगा। जून की 2B एक बार हम डाउनलोड कर लेते हैं, पोर्टल पे आ जाते हैं। वही सेम प्रोसेस है, आपको वही सिलेक्ट करना है उसी तरीके से, फाइल रिटर्न में आना है। देखो वीडियो लेंथी हो गई है, टाइम लगता है ये वीडियो बनाने में, रिकन्सिलेशन बनाने में टाइम लगता है, और मुझे भी टाइम लगा है, मेरा भी, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मैं थोड़ा अभी ऑडिट में बिजी चल रहा हूँ, ITR में बिजी चल रहा हूँ, तो इसलिए टाइम निकाल कर वीडियो बनाई है मैंने। अब ये यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं अप्रैल टू जून, और अभी हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोड करते चलेंगे साथ के साथ। डाउनलोड कर लेते हैं इसको। एक मिनट, ये अगर ऐसे डाउनलोड नहीं हो रहा, ये पोर्टल भी कई बार क्या टेक्निकल है, इसमें ग्लिच रहता है, तो आप इसको दोबारा से ऐसे जाओ, व्यू करके डाउनलोड कर लो, अगर वैसे डाउनलोड नहीं हो रहा है। ये हो जाता है पर अभी हो नहीं रहा है। व्यू करो और इसके नीचे से डाउनलोड, डाउनलोड 2B इन एक्सेल, ये कर लो आप, ठीक है। ये हो गया, पहले सारी चारों क्वार्टर की हम डाउनलोड कर लेते हैं, उससे क्या है ना इजी हो जाएगा, बार बार पहले उसको फिल करेंगे, ये करेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। पहले एक बार चारों डाउनलोड कर लेते हैं। वो अब ये हम कर लेते हैं, इसको भी व्यू कर लेते हैं एक बार, और इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारा कौन सा था, सेकंड क्वार्टर हो गया। अब थर्ड क्वार्टर की बात करें, थर्ड डाउनलोड कर लेते हैं हम। ये हमारा हो गया थर्ड क्वार्टर। वहां आपको डीपली ज्यादा चेक करना है कि जहाँ डिफरेंसेस ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं, वो आपको देखना है कि आपने कैसे रिटर्न फाइल करी है, या जिसने भी प्रोफेशनल से कराई है, जिन्होंने ठीक करी है नहीं करी, वो अगर आप अपने बेस पे बना सकते हो बना लेना, क्योंकि ये तो अमेंडमेंट तो चलती रहती है GST में। बस इसमें सपोर्टिंग रखनी पड़ती है, इसलिए हम इसका रिकन्सिलेशन बनाते हैं कि पहले से हम अलर्ट हो जाए कि हमारे पास ये मिस्टेक हुई है, तो हमें सपोर्टिंग रखनी चाहिए हमारे पास हमेशा। ये अब कर लेते हैं, थर्ड क्वार्टर का भी डाउनलोड हो चुका है, तो ऑलमोस्ट हमारा काम अभी होने वाला है, कंप्लीट ही होने वाला है। मेजर जो डिफरेंसेस है वो हमारे इसी चीज से पता चल जाएंगे। और रही बात हमारी 9C के लिए जो हम रिकन्सिल बनाते हैं, उसमें एक शीट और थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, क्योंकि जिस हिसाब से पोर्टल ने चीजें बाइफरगेट करके मांगी हुई है, उस तरीके से उस शीट को मैंने बनाया हुआ है, और उस तरीके से डिटेल उसमें फिल करी हुई है, तो वो उस केस में है। बाकी ये है कि अगर आपको रिकन्सिल समझ आ गया तो ये चीजें आप खुद भी कर सकते हो। मेन बात है समझने की, सिर्फ समझना ही है आपको। ये हमारा फोर्थ क्वार्टर है, और इसको भी हम एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। देखो मेरे केस में ज्यादा डिफरेंसेस निकल के आया नहीं, वैसे मैं चाहता हूँ तो इसको मैं स्किप कर सकता हूँ, बट मैं ये है कि आपको सिखाने के पर्पज के लिए मैं भी देख लूंगा कि क्या डिफरेंसेस, और आपको भी दिखा दूंगा। माइनर से डिफरेंसेस होंगे तो मैं उसको खुद ही नहीं उसको करूंगा, ठीक है, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक बार हम चेक कर लेते हैं।
ये आ गया हमारे पास, जिसमें हमारे पास क्या अवेलेबल होंगे, हमें देखना है B2B, B2B ए, B2C है, इसमें CN वगैरह, ये तीन तीन चार चीजें देखनी है। B2B है, B2B ए नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो B2B ए है, B2B है हमारे पास। तो एक बार हम इसको थोड़ा सीट को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। इसको क्या करना है आपको, इस तरीके से करना है, तो A to Z करना है। A to Z करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें क्या है कि आप एक बार बिल वाइज चेक करना है इसको, कि कोई ऐसा इनपुट तो सॉरी, इसमें आप यहाँ चेक करो, यहाँ फिल्टर लगाओ। फिल्टर कैसे लगाएगा, ये तो शीट में होता नहीं, तो इसको भी हम कर लेते हैं, इसमें भी हम तरीका आजमा लेते हैं दूसरा, ताकि इसमें ये पता चल जाएगा हमारे को अभी कि कोई पिछले साल का तो इनपुट नहीं है। तो अभी हम इसको लाएंगे, तो रिप्लेस हो चुका है ये, और यहाँ पे देखते हैं, ये देखो इसमें अप्रैल मई जून मार्च का कोई नहीं दिखा रहा है ना, तो ऑलमोस्ट ये ओके है। और कोई रही बात हमारी इसमें बिल की, तो वो हम चेक कर लेते हैं, एक बार नजर मार लेते हैं, कोई ऐसा इनपुट तो नहीं है। तो वही हो सकता है, देखो इसमें भी हमारे पास ये आ रहा है, सॉरी 27 रुपए का आ रहा है। तो मैं आप अब आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो अभी समझ आ जाएगा आपको क्या चक्कर है। 27 27 54 हो गए, 54 रुपए तो हमारे पास ये है। अब 54 रुपए का ITC क्या है, हमने एक्स्ट्रा क्लेम करा जो हमारे पास बुक्स में नहीं था। अब आप एक बार क्या करो, 54 रुपए यहाँ डाल दो, एक बार हम 54 रुपए को यहाँ डाल लेते हैं, एक बार वैसे ही हम डाल के देखते हैं, 54 + 54, ठीक है। एक बार इसमें हम सॉरी यहाँ से नहीं, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। ये अब जो डिफरेंस आया हमारा, देखो कितना निकल के आया, जब मैंने 54 54 डाला तो 247 47 का निकल के आया। अब ये कह रहा है कि मेरे पास बुक्स में ज्यादा ITC है, देखो 271 950, 271 703, मेरे पास बुक्स में ज्यादा ITC है, पर 3B में कम है, मतलब 2B में भी कम ही आएगा। 2B भी फिल कर लेंगे, बट मैं आपको इसी से देखो डिफरेंसेस निकाल के दिखा रहा हूँ, इसी से पता चल गया मुझे कि ये डिफरेंसेस है। अब बात करते हैं बुक किसका ज्यादा है, ये देखो 248, ये मेरा नहीं आया, तो इसका मतलब ये क्लेम नहीं हुआ, इसने रिटर्न फाइल नहीं करी, क्या नहीं करा वो पता नहीं, वो हम चेक कर लेंगे। बाकी डिफरेंसेस हमारा निकल के आ चुका है कि भाई ये हमारा बिल है और ये हमारा पोर्टल पे नहीं शो हुआ, तो ये हमने क्लेम ही नहीं करा, तो इसलिए हमारा बुक्स में ज्यादा है। दूसरी बात, 54 रुपए का एक ऐसा ITC है जो हमने बुक्स में नहीं डाल रखा, पर हमने पोर्टल पे क्लेम कर लिया, तो इसको या तो हम रिवर्स कर देंगे, या फिर क्या करेंगे, इसको हम बुक्स में एंट्री कर लेंगे। ज्यादा इतना बड़ा ITC है नहीं, तो इसकी हम एक एंट्री ही पास कर लेंगे, रिवर्स का ज्यादा हम चक्कर नहीं करेंगे कि भाई ये, क्योंकि रिवर्स में भी चक्कर ही पड़ेगा। कोई बड़ा ऐसा हाईलाइट इनपुट हो ज्यादा जबरदस्ती हमने, वो चल जाएगा। ये 27 27 रुपए कोई नहीं पूछता कि इतनी कोई बड़ी बात है नहीं, ये चल जाएगा, इतना इनपुट है नहीं, आएगा तो कभी इन फ्यूचर देख लेंगे, पर इतना इनपुट की कोई दिक्कत है नहीं, तो ये कर सकते हो। और रिवर्स करना चाहो तो इसको भी आप यहाँ पे नोट कर लो कि -54 तो I2 भी इतना हमें रिवर्स करना है। अब ये देखो 468 रुपए, ये हमें रिवर्स करना है, और यहाँ हमारा क्या आएगा, ये देखो ये आ गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा आ चुका है, ये रहा, ठीक है। तो ऐसे अब हमें 2B की डिटेल फिल करनी है, एक बार फटाफट एक बार 2B की डिटेल भी डाल लेते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं सिंपल सा तरीका, देखो जो 2B में मेरा जो इनपुट है ना, आपको एक चीज तो पता है कि जो मेरा 2B में आया वही मैंने 3B में क्लेम करा है, तो मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। अभी आपको सिर्फ एक इस बेस पे बता देता हूँ कि जो डाटा मेरा यहाँ पे जो 3B में आया है वही मेरा इसमें आया है, मेरे को ऑलरेडी पता है, आपको आप ये चेक कर सकते हो, क्योंकि जो मेरा इनपुट आया है वो मैंने ऐसे, क्योंकि 2B में जो इनपुट आता है ना उसी के बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं, और अगर नहीं करा हुआ हमने तो वो हमें 3B से पता चल जाता, तो वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 3B भी हमारी ऐसी कोई हाईलाइट नहीं है, हमने कोई मैनुअली कर रखी है, उसमें भी कोई हमारी गड़बड़ है नहीं। तो आप इसको कह सकते, इसको है ना आप एक, मैं अभी ऐसे ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ ताकि आपको मेन बात था समझाना, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो ये चीजें देखो आप, ये कोई दिक्कत है नहीं आपको ऐसे। आप एक बार 2B से चेक कर लेना, ये मेरे केस की बात कर रहा हूँ, आप अपने केस में क्या है 2B से डाटा एक बार 1 बाय 1 सीट डाउनलोड करना, और उसको क्या करना, आप कॉपी पे उसका डाटा आप चेक करना, अगर आपकी मेजर दिक्कत है तो डिफरेंसेस आपको यहीं से पता चल जाए। अगर आपके डिफरेंस देखो, मेरे नीचे भी वही डिफरेंसेस निकल के आएंगे, बुक्स वर्सेस 2B के भी वही मेरे सेम डिफरेंस निकल के आएंगे। रही बात में कि रिवर्स करने की, वो मैं रिवर्स कर लूंगा, जो बिल शो नहीं हुआ या तो हम उनको इन्फॉर्म करेंगे कि ये हमारा बिल दिखाओ, और या फिर उन्होंने क्यों नहीं दिखाया, उन्होंने अनरजिस्टर्ड में दिखा दिया क्या,
तो मेन बात था समझाना। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि रिकंसिलिएशन कैसे करते हैं। और आपको ये चीज़ें सीटी समझनी थी कैसे थी। मेजर बात थी डिफरेंसेस निकालना, कैसे निकालना है। आर1 का सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आर1 में क्या सामने वाली पार्टी को हमें देखना पड़ता है कि उसका बिल हमने दिखाया नहीं दिखाया। सेकंड थिंग आते हैं हम इनपुट की। तो इनपुट में भी हमारे पास यही चीज़ें हमें देखनी थी कि कोई ऐसा मेजर इनपुट तो नहीं था कि हमने पिछले साल का इस साल में क्लेम करा है। ऐसा हमारे पास कोई अवेलेबल नहीं है। और ना ही हमारे पास ऐसा इनपुट भी है कि हमारा 25-26 में इनपुट था, किसी हमारी पार्टी ने लेट रिटर्न फाइल करी, वो हमने इस ईयर फाइनेंशियल ईयर 26-27 में क्लेम करा है। तो मेरे पास ऐसा कोई इनपुट नहीं था, मैंने चेक कर लिया, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डीपली नहीं बता रहा। अगर इसमें मेरे पास कुछ मिस्टेक निकलती, गलतियाँ निकलती, तो उसी के बेस पे मैं आपको समझा देता। मेन बात थी कि मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके केस में ऐसा हो, तो आप 2B डाउनलोड करना। और 2B में आप ये देखना फ़िल्टर लगा के, मंथ पे फ़िल्टर लगा के कि कोई पिछले साल का तो इनपुट नहीं है। और सबसे पहले मस्ट इम्पोर्टेंट हमारा ये रहेगा कि मैंने यहाँ पे जो 2A की डिटेल नहीं इसलिए नहीं डाली, क्योंकि मैं 2A का जो रिकंसाइल था वो ऑलरेडी मैं उसमें कर चुका था, तो मेरे को यहाँ डालने की नीड नहीं पड़ी। तो आपको क्या करना है, 2A पहले रिकंसाइल इंपोर्ट करना है टैली में। कैसे इंपोर्ट करना है इसकी चलो मैं वीडियो बना दूंगा। मैं